पार्क ने कहा कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम रख रहा है। जोई ने कहा कि उसे उसे जगह देना चाहिए था और पूछा कि वो अकेले क्यों चला गया। तभी वो पहले वाला कुत्ता वहां आ गया। जोई ये देखकर सरप्राइज हो गई कि वो कितनी जल्दी बड़ा हो गया था। पार्क ने बताया कि सब सुबह ही निकल गए थे और शायद डंजन्स की तरफ जा रहे हैं। जो इम्प्रेस हो गई कि इतनी गर्मी में भी वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। पार्क ने फिर उससे पूछा कि क्या वो वॉक पर जाकर थोड़ा कूल ऑफ करना चाहती है। उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और उसे ऊपर बैठने के लिए कहा। वो ऊपर बैठ गई और पूछा कि क्या वो बस शो ऑफ करना चाहता है। पार्क ने बस उसे कसकर पकड़ने को कहा और फिर फुल स्पीड में निकल गया। जोई शॉक हो गई और उस धीरे चलने के लिए कहने लगी। इस बीच भेड़िए पार्क के पीछे भागने लगे। सीन फिर कहीं और शिफ्ट हो गया। एक आदमी ने पूछा कि क्या वाकई रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। हेडक्वार्टर्स को अपडेट्स चाहिए थे, पर 2 महीने से कोई घर से बाहर नहीं निकला था। उसने ये भी पूछा कि क्या किसी ने बाउंड्री क्रॉस की थी। दूसरे आदमी ने कैमरों की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मिलिट्री तुरंत एक्शन लेगी। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पोर्टल कब खुलेगा, इसलिए 2 यूनिट्स पास में ही रुकेंगे। तभी वहां एक कार दिखाई दी। आदमी ने उसे सुवा क्लैन की गाड़ी की तरह पहचान लिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ट्रक उस एरिया से निकलकर कहीं और चला गया। अंदर बैठे जुन्हो ने गर्मी की शिकायत की और बोला कि ये रिपोर्टर्स अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। हान यूट्यूब पर पार्क के बारे में इन्फो चेक कर रहा था और जुन्हो ने पूछा कि वो क्या देख रहा है। हान ने बात को टाल दिया, पर साफ दिख रहा था कि वो कुछ गहराई से सोच रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे देश पार्क को डोनेशन क्यों भेज रहे हैं। सबसे बड़े डोनेशंस तो पावरफुल फॉरेन स्काउट्स की तरफ से आ रहे थे। तभी उनकी नजर पार्क और चोई पर पड़ी, जिनके साथ भेड़िए दौड़ रहे थे। चोई ने हाथ हिलाया और हान ने उसे भाभी कहकर बुलाया, जिससे वो चिढ़ गई। हान ने कहा कि अगर चोई पार्क के घर रहती है और उसकी हेल्प करती है तो वो बेसिकली उसकी भाभी ही हुई। उसने ये भी कहा कि पार्क उन्हें राइड देने के मूड में नहीं लग रहा। उन्हें देखते हुए हान ने कमेंट किया कि पार्क कितना तेज है। यह सुनकर जुन्हो ने सीधे एक्सीलरेटर दबा दिया। उसने कहा कि वो पैदल चलने वाले किसी बंदे से नहीं हारने वाले, और फिर यह देखने के लिए रेस शुरू हो गई कि कौन ज्यादा तेज है। तभी चोई ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ नोटिस किया। उसने पूछा कि क्या पार्क ने भी वो फील किया। चेक करने के बाद उसने कंफर्म किया कि 200 मीटर के अंदर एक डायमेंशनल ब्रेक बन रहा था। इसके बाद हॉस्पिटल का एक फ्लैशबैक आया। जोई ने पूछा कि वो किस तरह के प्लेनेट पर था। पार्क ने बताया कि वो एनिमल किंगडम था, एक क्रू दुनिया जो हॉस्टाइल क्रीचर्स से भरी थी, जिनकी डायमेंशनल एनर्जी 700 से ऊपर थी। जोई ये सुनकर दंग रह गई कि वो कितनी मैसिव थी। पार्क ने समझाया कि वो वर्ल्ड पूरी तरह टेरिटरी और सर्वाइवल का था, जहां फाइट्स सिर्फ मौत के साथ खत्म होती थी। किसी ग्रुप को लीड करने के लिए कम से कम रैंक यू होना जरूरी था, और किंग बनने के बाद भी वो सालों तक चैलेंजर्स का सामना करता रहा। सीन वापस प्रेजेंट में आ गया। चोई ने सोचा कि अगर उस प्लेनेट से कोई ब्रिज पोर्टल जुड़ गया तो दोनों साइड्स के लोग फ्रीली क्रॉस कर पाएंगे। अगर पार्क सच कह रहा था तो यह जगह दूसरे वर्ल्ड के हॉस्टाइल बींग्स के खिलाफ एक बैटलफील्ड बन जाएगी, शायद रैंक एस से भी ऊपर के बेस्ट्स। फिर चोई और डायरेक्टर की बातचीत का सीन आया। उसने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि पार्क का प्लेनेट फ्रेंडली होगा, और उसे लगा कि वो इतनी टेंशन क्यों ले रही है। उसने उससे याद दिलाया कि पार्क उस वर्ल्ड का किंग था। सीन वापस पार्क और चोई पर शिफ्ट हो गया। चोई ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो वहां का किंग था। पार्क ने कहा कि अगर अभी का किंग कोई और हुआ तो वो रूलर उसे इतना वीक देख कर मारने की कोशिश करेगा। चोई चकरा गई और बोली कि यह बात काफी सेंस बना रही है। फिर उसने उसे नॉर्थ ईस्ट फील्ड की तरफ फुल स्पीड में भागने को कहा। उन्हें सिटी सेंटर से दूर जाना था। वो झाड़ियों की तरफ भागे, जबकि हान ने सोचा कि वो कहां जा रहे हैं और उनके पीछे लपका। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक लाइट की बीम दिखाई दी। चोई ने कहा कि पोर्टल खुलना शुरू हो रहा है, लेकिन उसके आसपास का वार्प्ड स्पेस देकर वो कंफ्यूज हो गई। जल्द ही मिसो को एक कॉल आया। चोई ने उसे बताया कि पोर्टल बनने वाला है। मिसो ने पूछा कि उसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। चोई ने उसे पोर्टल की लोकेशन गार्ड यूनिट्स को भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद कई कॉन्वॉयज वहां पहुंचे और जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक करने के लिए अपनी मिसाइलें तान ली।
पार्क ने कुछ अजीब नोटिस किया और बोला कि ये वो प्लेनेट नहीं है जहां से वो आया था, ये तो बस एक नॉर्मल पोर्टल है। जॉय ने पूछा कि बिना किसी इक्विपमेंट के उसे ये कैसे पता चला। पार्क रुका और बोला कि इस बार वाली फीलिंग पिछली बार क्रॉस करने वाली फीलिंग से काफी अलग थी। जॉय ने समझाया कि उसका पिछला वाला एक टेलीपोर्ट पोर्टल था, जैसा अक्सर रिटर्नीज यूज करते हैं। शायद इसलिए उसे अलग फील हुआ, पर तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ। अब जब उसने सोचा तो पार्क ने जो टेलीपोर्ट पोर्टल क्रॉस किया था उसकी डायमेंशनल एनर्जी एक ब्रिज पोर्टल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। उस वक्त उसे लगा था कि डिवाइस खराब है, पर शायद उसके इंस्टिंक्ट्स एकदम सही थे। वही सेम इंस्टिंक्ट्स उसे अब भी बता रहे थे कि ये बहुत डेंजरस है। ये एक डंजन पोर्टल जैसा लग रहा था, फिर भी वो श्योर नहीं थी कि यह वाकई कोई पोर्टल है भी या नहीं। वहां नजर रख रहे सोल्जर्स ने गेस किया कि शायद ये कोई डायमेंशनल ब्रेक हो सकता है। जल्द ही साइट पर और भी गाड़ियां पहुंच गई। एक आदमी ने बताया कि डिपार्टमेंट की डिटेक्शन टीम आ चुकी है। तभी उस एरिया के ऊपर से कई हेलीकॉप्टर्स गुजरे। वो आदमी दंग रह गया। सच में एक पोर्टल खुल गया था और उसने गेस किया कि यह पक्का डायमेंशनल ब्रेक ही है। तभी लाइट की एक और बीम ने पूरे एरिया को कवर कर लिया और एक दूसरा पोर्टल बन गया। ट्रॉय ने कंफर्म किया कि ये वाला एक डंजन पोर्टल है। उसे रियलाइज हुआ कि पार्क के इंस्टिंक्ट उससे कहीं बेहतर हैं, भले ही उसके पास पूरे देश का सबसे बेस्ट स्किल था। जल्द ही पार्क के भाई की कार दिखाई दी। हान और प्रोफेसर चलकर पास आए और हान ने कहा कि ये एक पोर्टल है, शायद किसी नए प्लेनेट से जुड़ा हुआ। दो और गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से सोल्जर्स बाहर निकले। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो 11th डिटेक्शन टीम से हैं। फिर उन्होंने मेजरिंग इक्विपमेंट सेट करना शुरू कर दिया। जिन्होंने पूछा कि ये मशीनें आखिर किस काम के लिए है। लड़की ने बताया कि इनसे डंजन की रैंक और उसके फटने में कितना टाइम बचा है, ये मेजर किया जाता है। जैसे ही उन्होंने डेटा चेक किया, 4282 का नंबर सामने आया। एक आदमी ने कहा कि ये तो बस एक लेवल 4 डंजन है। पार्क ने कहा कि इतना काफी है। मिस्सो थोड़ी निराश लगी और उसने पूछा कि क्या यह वाकई सिर्फ लेवल 4 है। थोड़ी देर बाद लड़की ने कपड़े बदले और कहा कि चूंकि पार्क का दावा है कि ये वो सेम पोर्टल नहीं है, तो उसे खुद अंदर जाकर कंफर्म करना होगा। सीन शिफ्ट हुआ जहां डायरेक्टर फोन पर पूछ रहा था कि क्या ये सच में एक लेवल 4 डंजन है। मिसो ने कहा कि उन्हें अभी भी पक्का नहीं पता। सबसे पहले उन्हें यह चेक करना था कि क्या यह नया डंजन उसी जगह से जुड़ा है जहां से पार्क आया था। डायरेक्टर एकदम तंग आ चुका था। उसने कहा कि यह सब उसे पागल कर रहा है और पूछा कि क्या उसे अंदाजा भी है कि उन्होंने इस पर कितना पैसा फूंक दिया है। मिसो ने फिर से दोहराया कि वो अभी श्योर नहीं हो सकते क्योंकि पार्क की एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है। डायरेक्टर ने बहस की कि अगर कोई पोर्टल ऐसे बंदे के पास खुलता है जो अभी अभी वापस आया है, तो वो शायद सिर्फ एक डंजन पोर्टल ही होगा। फिर उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि इस प्रोजेक्ट पर भरोसा करके किसने फंडिंग दी थी। मिसो ने पलटकर जवाब दिया कि पार्क सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि वो एक इर्रेगुलर है। दोनों के बीच बहस चलती रही जब तक डायरेक्टर ने यह नहीं कहा कि वो किसी भी तरह इसे ठीक करे। अगर वो इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पाए तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। पार्क के पास वापस आने पर फुल एनालिसिस रेडी था। एक आदमी ने बताया कि डंजन 50 दिनों में फट जाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी ही एक टीम भेजनी चाहिए। पार्क ने कहा कि ये उसके लिए ठीक रहेगा। दूसरे आदमी ने कहा कि पार्क को अपने गिल्ड मेंबर्स का करंट नंबर भी रिपोर्ट करना होगा। उस आदमी ने बोला कि वो पार्ट तो बहुत ही इजी है। उसने समझाया कि ज्यादातर गिल्ड्स डंजन एनर्जी मीटर्स यूज करते हैं, पर सबसे नए मॉडल की कॉस्ट लगभग 3 बिलियन है। पार्क ने कहा कि ये तो बहुत महंगा है, पर आदमी ने बताया कि उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं कि इस पोर्टल के लिए एक मीटर हमेशा यहीं छोड़ दिया जाए। फिर उसने पार्क को पेपरवर्क साइन करने के लिए कहा। ये सब देखते हुए पार्क ने पूछा कि वो उसे इतना सब क्यों दे रहे हैं। आदमी ने बस स्माइल दी और कहा कि अगर पार्क किसी नए प्लेनेट से आया रिटर्नी न भी होता, तब भी डिपार्टमेंट उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। उसने आगे कहा कि दूसरे देश पिछले कुछ समय से पार्क को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डिपार्टमेंट चाहता है कि वो उन्हें अपनी फैमिली समझे। देश के ट्रेजरर की तरह बात करते हुए उसने बताया कि वो बस यही मैसेज देने यहां आया है। पार्क बस कंफ्यूज्ड दिखा और बोला कि किसी भी फॉरेन कंट्री ने उससे कांटेक्ट नहीं किया है। तभी हान चलकर आया और उसने पार्क से बात करने के लिए कहा। उसने समझाया कि पार्क को लेकर बाहर के देशों में
काफी फाइट चल रही है और चूंकि पार्क इंटरनेट कम ही यूज करता है, इसलिए हान को बहुत सारे डोनेशंस मिल रहे थे। पार्क ने पूछा कितने? हान ने कहा लगभग 5 मिलियन। पार्क ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि चाहे उसे पैसों से कितना भी प्यार हो, उसे उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। उसने कहा कि लाइफ में बात करने के लिए किसी का होना ऐसे कैश से कहीं ज्यादा कीमती है। हान बैठ गया और बोला कि वो ये बात याद रखेगा। फिर भी उसने समझाया कि वो देश चाहते हैं कि पार्क कम से कम उनके ऑफर्स तो एक बार देख ले। हान ने कहा कि उसे उनमें से 3 ऑफर्स तो दिखाने ही होंगे और पार्क ने पूछा कि उसने ऐसा क्या कर दिया है। हान ने जवाब दिया कि उन देशों ने अभी तक असैसिन्स सिर्फ इसलिए नहीं भेजे क्योंकि उसने पार्क को वो ऑफर्स नहीं दिखाए थे। पार्क ने उससे कह दिया कि वो उन्हें बता दे कि उसने ऑफर्स दिखाए थे पर इग्नोर कर दिए गए। फिर उसने हान से जुन्हो को बुलाने और वापस निकलने से पहले कपड़े बदलने को कहा। हान ने कहा कि वो कुछ डोनेशंस खुद रखेगा और बाकी गिल्ड फंड में डाल देगा। पार्क ने उससे अपनी मर्जी से कुछ भी करने को कह दिया। हान एकदम खुश हो गया। उस लगा कि पार्क बहुत दिलदार है और बिल्कुल उसका टाइप है। वो स्पेशली इसलिए खुश था क्योंकि उसने अभी अभी 3 बिलियन से ज्यादा कमा लिए थे। थोड़ा वक्त गुजरा। पार्क ने पूछा कि क्या सब रेडी हैं। वो डंजन के अंदर जाने ही वाले थे। तभी वो दूसरा आदमी वापस आया और बोला कि वो वेट करे क्योंकि डिपार्टमेंट की कॉम्बैट टीम आ रही है। पार्क ने मदद लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट चेक करने आना है तो वो सिर्फ 2 लोगों को अलाउ करेगा और वो हंटिंग में शामिल नहीं होंगे। चोई ने उसे टेंशन ना लेने को कहा। वो अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उस आदमी ने वार्निंग दी कि इतने छोटे ग्रुप के लिए लेवल 4 डंजन आसान नहीं है, पर चोई ने उसे चुप रहने और रिकॉर्डिंग चालू रखने को कहा। तभी वो पहले वाला कुत्ता वहां आ गया। पार्क ने कहा कि इसे भी साथ आना चाहिए ताकि इसके भी कुछ लेवल बढ़ सके। फिर वो सब पोर्टल के अंदर चले गए और एक अजीब सी जगह पहुंच गए। पार्क ने कहा कि उससे पक्का नहीं पता कि वो अभी कहां है। चोई ने एरिया स्कैन करने के लिए अपनी स्किल यूज। पार्क बोला कि यह जगह थोड़ी फैमिलियर लग रही है। उस दूसरे आदमी ने पूछा कि जब उन्हें केयरफुल होना चाहिए तब वो इतने कैजुअल होकर क्यों घूम रहे हैं। हान ने जवाब दिया कि जब तक पार्क लीड कर रहा है उन्हें बस उसे फॉलो करना है। अचानक चोई ने सबको रुकने के लिए कहा। आगे लगभग 70 मीटर की दूरी पर 3 मॉन्स्टर्स थे। हान ने तुरंत अपना वेपन निकाल लिया। दूसरे आदमी को शक हुआ कि क्या इतना काफी है, पर हान ने कहा कि यह बहुत। जिन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसके लुक से काफी डरावनी वाइब्स आ रही थी। दूसरे आदमी ने पूछा कि जुन्हो इस तरह एक्ट क्यों कर रहा है। जुन्हो मॉन्स्टर्स की तरफ लपका, पर पार्क ने तुरंत उसे नॉक आउट कर दिया और हान से उसे बाद में जगाने को कहा। जब उस आदमी ने इसका रीजन पूछा तो चोई ने बताया कि जुन्हो की एक कंडीशन है। जब भी वो ब्लेड पकड़ता है तो वो एकदम क्रेजी हो जाता है। हान जुन्हो को जगाने की कोशिश करता रहा, पर पार्क ने कुछ और ही नोटिस किया। झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और पार्क ने सबको पीछे हटने के लिए कहा। एक मॉन्स्टर बाहर कूदा और ग्रुप की तरफ तेजी से भागा। सबने डिफेंसिव पोजीशन ले ली, पर पार्क इसके बजाय सीधे मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरा आदमी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। कई मॉन्स्टर्स ने पार्क पर अटैक किया, पर उसने उन्हें बड़े आराम से ढेर कर दिया। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने 48 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स अर्न किए हैं। ग्रुप अलर्ट रहा कि कहीं आसपास और मॉन्स्टर्स ना हो। पार्क हैरान था कि उसने कितनी तेजी से रिएक्ट किया और वो वंडर करने लगा कि क्या यह सच है। फिर उसने जुन्हो को याद दिलाया कि वो लूट न भूले और दोनों मॉन्स्टर्स से स्टोन निकालने लगे। दूसरे आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा कि जुन्हो डंजन के बाहर तो नॉर्मल दिखता है, पर जैसे ही चाकू पकड़ता है वो साइकोपैथ बन जाता है। चोई ने उसे बकवास बंद करने और आगे बढ़ने के लिए कहा। पार्क ने कहा कि अगले मॉन्स्टर्स को भी वही हैंडल करेगा, इसलिए सबको अलर्ट रहना चाहिए। जब उन्होंने स्टोन जमा कर लिए तो दूसरे आदमी ने सोचा कि सी रैंक सोल्जर्स और इंटर्स को एक रूकी और एक साइकोपैथ के साथ भेजना क्या वाकई कोई समझदारी वाला आइडिया था। पार्क ने कुत्ते को पास बुलाया और उसे जंगल में जाकर और मॉन्स्टर्स को ललचाकर यहां लाने को कहा। कुत्ते ने बात मानी और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। चोई और वो दूसरा आदमी देखने लगे। वो सोच रहे थे कि अगर पूरा झुंड उनकी तरफ आ गया तो क्या होगा। जब टीम लीडर ने पूछा कि क्या वो ठीक रहेंगे, तो चोई ने बस उसे फिल्मिंग जारी रखने के लिए कहा। जल्द ही पार्क बोला कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं
और उनके चारों तरफ एक भारी गूंज सुनाई देने लगी। दूसरा आदमी पैनिक करने लगा। हान ने नोटिस किया कि जुन्हो फिर से कंट्रोल खो रहा है और उसने उसे ट्रैंक्विलाइजर लेने को कहा, पर जुन्हो ने पागलों की तरह मॉन्स्टर्स की तरफ धावा बोल दिया। उसी पल कुत्ता वापस आया और एक तीर सीधा उसकी तरफ आया। जुन्हो ने तीर को डॉज किया और अपनी तरफ बढ़ रहे एक मॉन्स्टर को काट डाला, फिर आगे बढ़कर उसे आसानी से खत्म कर दिया। तभी दूसरे आदमी ने चिल्लाकर जुन्हो को केयरफुल रहने को कहा, क्योंकि एक और मॉन्स्टर उसके पीछे था, पर वो पहले ही मर चुका था। हान ने उसे पीछे से ढेर कर दिया था। अपने क्रॉसबो का यूज करके हान ने जुन्हो को बैकअप देते हुए मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। दोनों अपनी टीम वर्क से काफी खुश थे और हान लेवल 9 पर पहुंच गया। यह देखकर वो दूसरा आदमी एकदम शांत हो गया। उसने पूछा कि क्या ये वाकई एक लेवल 4 डंजन है, तो चोई ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या उसे लगा ये लेवल 3 है। फिर उसने उसे ज्यादा बकवास न करने और रिकॉर्डिंग चालू रखने को कहा। अचानक कुत्ता अलर्ट मोड पर आ गया और पार्क ने यह तुरंत नोटिस कर लिया। झाड़ियों से एक मॉन्स्टर निकला और उसकी तरफ लपका और पार्क ने फुर्ती से अपना डैगर निकाल लिया। सीन शिफ्ट हुआ जहां एक कार भारी भीड़ में फंसी हुई थी। एक आदमी सेक्टर डायरेक्टर को ग्रीट करता हुआ लगा, पर मिसो ने पूछा कि वो कर क्या रहा है और क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। वो सोच रही थी कि वो अब तक साइड क्यों नहीं हट। यंग लड़के ने कहा कि वो तभी हटेगा जब सच में कुछ होगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन ली की कॉम्बैट टीम कुछ देर पहले ही एरिया में गई है, और अगर कॉम्बैट टीम अंदर गई है तो पक्का ये लेवल 4 डंजन ही होगा। नया डंजन शायद उन्हीं में से एक था। मिसो एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने उन्हें तुरंत रास्ता साफ करने का ऑर्डर दिया। जब वो चली गई तो यंग लड़के ने ताना मारते हुए उसे थैंक्स कहा और इस सबको टाइम की बर्बादी बताया, क्योंकि ये बस एक लेवल 4 डंजन था। फिर उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। इस बीच मिसो की कार लगातार साइड की तरफ बढ़ रही थी। एक आदमी ने पूछा कि अगर इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो वो क्या करेंगे। मिसो ने पूछा कि ज्यादा जरूरी क्या है, ऊपर वालों का पैसों से जुआ खेलना या फिर पार्क। आदमी ने माना कि शायद पार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मिसो ने कहा कि अगर लोगों को पता चला कि पार्क एक डंजन रिटर्नी है तो ये न्यूज और भी बड़ी हो जाएगी। आदमी ने पूछा कि क्या पार्क ठीक रहेगा। मिसो ने कहा कि इसीलिए तो वो अभी उसके पास जा रहे हैं ताकि कोई सॉल्यूशन निकाल सके। इधर सारी टीमें पोर्टल में जाने के लिए रेडी हो रही थी। कैप्टन ने पूछा कि क्या सब तैयार हैं और कहा कि अब कुछ मॉन्स्टर्स को ढेर करने का टाइम आ गया है। एक सोल्जर ने उन्हें रुकने के लिए कहा, क्योंकि किसी ने उन्हें वेट करने का मैसेज भेजा था। आदमी ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करेंगे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। कार से एक औरत बाहर निकली। मिसो ने कैप्टन को ग्रीट किया। उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए और मिसो ने साफ कह दिया कि वो अंदर नहीं जा सकता। कंफ्यूज होकर उसने पूछा कि क्यों नहीं। मिसो ने समझाया कि जब तक पार्क कॉम्बैट टीम के साथ काम करने के लिए मान नहीं जाता, तब तक किसी को भी पोर्टल पार करने की इजाजत नहीं है। आदमी एकदम भड़क गया और पूछा कि वो क्या बकवास कर रही है। उसकी टीम ने अपने प्लान्स बदले और यहां बिना किसी बात के भागते हुए आए हैं। मिसो ने कहा कि कुछ जरूरी काम आ गए हैं, इसलिए वो पोर्टल के अंदर नहीं जा सकते। उसने बहस की कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली कोई प्रॉब्लम है। बिना किसी कॉम्बैट एक्सपीरियंस के सिर्फ एक रिकॉन टीम को भेजना आखिर कैसे सेंस बनाता है। मिसो ने जवाब दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने का प्लान बना रहे हैं और वो इसे सेटल करने ही आई है। उसने आगे बताया कि इसमें डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है। चिढ़कर उसने पूछा कि हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होनी चाहिए। मिसो ने उससे कहा कि उन्हें कार में चलकर बात करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट हुआ जहां डायरेक्टर अपने कंप्यूटर पर न्यूज देख रहा था। वो बुदबुदाया कि उनसे एक मिस्टेक हो गई है और ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें कुछ चीजें और चेक करनी होंगी। उसी वक्त उस आदमी को एक कॉल आया। परेशान होकर उसने पूछा कि उसके अभी तक मिसो से बात क्यों नहीं हो पा रही है। सीन एक बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हुआ। पहले वाला डॉक्टर पार्क की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा था। उसने कहा कि पार्क कोरिया की धरती पर गिरे हुए एक टूटे हुए सपने जैसा है और यह शायद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। उसे उस लड़के की लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से भरी किसी ड्रामा जैसी लग रही थी। उसे याद आया जब पार्क ने कहा था कि वो कोस्ट के पास छुपा था और पेड़ों पर उसे फल मिले थे। पास्ट में समंदर ने उसे ढेर सारा खाना दिया था, पर जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि वो वहां नहीं रह सकता, क्योंकि जब उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे कुछ बहुत ही डरावना दिखा। एक विशाल मॉन्स्टर उस एरिया के चक्कर लगा रहा था। एकदम से चौंक कर डॉक्टर को रियलाइज हुआ
कि लेवल 4 डंजन में समंदर नहीं होना चाहिए, और वो सोचने लगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। उसने डंजन्स की करंट थ्योरी के बारे में सोचा कि कैसे एक पूरा प्लेनेट डंजन का हिस्सा बन सकता है। पार्क का एक फ्लैशबैक दिखाई दिया। उसने कहा था कि उसका भाई आ रहा है और उसने डॉक्टर से उस ढूंढने में हेल्प मांगी थी। डॉक्टर मान तो गया, पर एक ही शर्त पर कि पार्क उसे उन 500 सालों की पूरी कहानी सुनाए। वापस प्रेजेंट में डॉक्टर ने नोट किया कि पार्क ने अपने भाई से दोबारा मिलने के बाद सब कुछ समझाने का प्रॉमिस किया था। एक एफ रैंक रिटर्नी के लिए पार्क अजीब तरह से ऑर्डिनरी लग रहा था, जबकि वो सैकड़ों सालों तक जंगल का किंग बनकर रहा था। फिर भी डॉक्टर को अफसोस हुआ कि एक जल्दबाजी वाले फैसले की वजह से उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने का चांस खो दिया। डंजन में वापस पार्क अभी भी मॉन्स्टर्स को ढेर कर रहा था और बड़े आराम से एक एक करके उन्हें निपटा रहा था। उसे देखते हुए दूसरे आदमी ने कहा कि ये तो एकदम क्रेजी है कि पार्क इतने आराम से ऐसे एम्बुश को डॉज कर पा रहा है। पार्क ने पूछा कि अब क्या प्रॉब्लम है और उससे लूट कलेक्ट करने में मदद करने को कहा, तो वो आदमी काम पर लग गया। बाद में वो ग्रुप डंजन में आगे बढ़ता रहा। कुई ने पूछा कि ये कैसी जगह है। ये अजीब तरह से ब्यूटीफुल लग रही थी, और हान ने कहा कि चमकता हुआ पत्थर किसी जेम जैसा है, पर इससे काफी डार्क वाइब्स आ रही हैं। पार्क ने कहा कि उसने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी, फिर भी न जाने क्यों ये फैमिलियर लग रही है। जल्द ही उन्हें एक और पत्थर मिला जिस पर कुछ शब्द खुदे थे जो उन्हें वार्निंग दे रहे थे कि इस टेरिटरी में कभी वापस ना आए। पार्क उसे स्टडी करने लगा। कुई ने पूछा कि क्या ये हान का कोई प्रैंक है, पर पार्क ने कहा कि ऐसा नहीं है। लड़की ने कहा कि सब कुछ ठीक है। कुई ने पूछा कि क्या वो बंदा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और उसने हाँ में जवाब दिया। तभी उसने नोटिस किया कि पार्क ऊपर किसी दूसरे एरिया की तरफ चढ़ रहा है। पूरा ग्रुप उसके पीछे चल दिया। वहां उन्हें एक नई जगह मिली जो खुली जगह में छिपी हुई एक गुफा थी। हान सन होकर देखता रह गया। दीवारों पर हर तरफ कुछ लिखा हुआ था, और उनमें से कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। एक लाइन में लिखा था कि उस इंसानों की बहुत याद आती है। दीवारें ड्राइंग से भी भरी हुई थी। फिर उन्हें एक बड़ा मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उसे उन लोगों की भी याद आती है जिनसे वो नफरत करता था, साथ ही अपनी फैमिली और भाई की भी। हान शॉक हो गया क्योंकि वहां जुनहो का नाम भी लिखा था। फिर उन्हें एक और लाइन मिली जिसमें लिखा था कि पार्क सुहो यहां रह चुका है। अब उन्हें सब समझ आ गया। हान ने कहा कि यह तो प्रागैतिहासिक गुफा कला जैसा लग रहा है और इसकी साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है। जोई पार्क के पास गई और पूछा कि क्या वो यहां रहता था। पार्क ने एक तीखी नजर डाली। उसका ध्यान किसी और चीज पर था। एक मैसेज में लिखा था कि उसे मून हिल का मालिक बने 500 साल हो गए हैं। उसे देखकर उसे अपना एक पुराना दुश्मन याद आ गया, एक विशाल काला टाइगर जो लड़ाई के दौरान उसे हमेशा एक खतरे की तरह दिखता था। एक पल बाद चोई ने पूछा कि क्या वो ठीक है। पार्क उन लिखावटों को घूरता रहा। उसे अपनी हर लड़ाई और वहां बिताया हर पल याद आ रहा था। फिर उसे किसी बात का एहसास हुआ। हान गुफा में छानबीन करता रहा और उसे कुछ अधूरे ब्लेड्स भी मिले। वो सोचने लगा कि उन्होंने इन्हें कैसे बनाया होगा, क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा चमक रहा था। अचानक पार्क दौड़ने लगा और हान ने पूछा कि वो कहां जा रहा है। जब वो कहीं और जाने के लिए निकला तो चोई भी उसके पीछे भागी। कुछ देर बाद वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। शौक होकर वो सोचने लगा कि इस जगह को आखिर हुआ क्या है। चोई उसके पीछे पहुंची और पूछा कि क्या बात है और क्या ये वही जगह है जहां वो रहता था। पार्क ने हाँ कहा, पर कुछ तो गड़बड़ थी। उस तरफ एक बर्फीला पहाड़ होना चाहिए था और दूसरी तरफ फलों के पेड़ों का बाग। वहां एक समंदर भी होना चाहिए था। हैरान होकर चोई ने पूछा कि क्या सच में वहां कोई समंदर था। पार्क ने बताया कि इस जगह का नाम मेलस्ट्रोम 12 था और वहां किसी को नहीं जाना चाहिए। चोई वंडर करने लगी कि क्या लेवल 4 डंजन के अंदर वाकई समंदर हो सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या वो मैसेजेस पार्क ने लिखे थे, और उसने हाँ कहा। उसने वो इसलिए लिखे थे ताकि वो सिविलाइज दुनिया को भूल न जाए। जब वो पहली बार यहां आया था तो वो दूसरे जानवरों से छिपने के लिए उस गुफा में रहता था। वहां से शिफ्ट होने के बाद भी वो बीच बीच में वापस आता रहा और दीवारों पर लिखता रहा। चोई ने पूछा कि क्या लिजर्डमैन हमेशा से यहीं रहते थे। पार्क ने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कि उसके जानवर साथियों का क्या हुआ।
उसने कहा कि वो लेपर्ड टेरिटरी थी और वो इतने कमजोर नहीं थे कि कुछ लिजर्ड मैन की वजह से जगह छोड़ दे। तभी चोई ने पूछा कि क्या वो उस धुंध को देख सकता है। पार्क ने कहा कि वो डंजन का एंड है, इसलिए वो उसके पार नहीं जा सकते। तभी पूरे जंगल में एक शोर गूंजा और चोई ने पूछा कि क्या ये लिजर्ड मैन हो सकते हैं। अपनी एबिलिटी यूज करके पार्क ने कंफर्म किया कि ये एक एम्बुश है। तभी कई लिजर्डमैन ऊपर चढ़ने लगे। इस बीच हान और बाकी लोग अभी भी ढलान पर काफी ऊपर थे। चोई ने बताया कि 102 लिजर्डमैन आ रहे हैं और वो सोचने लगी कि ये सब एक साथ अटैक क्यों कर रहे हैं। उनके नीचे लिजर्ड किंग खड़ा था, जिसने अपने सिर पर एक अजीब सी खोपड़ी पहन रखी थी। उसे देखकर पार्क ने गेस किया कि ये उन लेपर्ड्स में से एक ही है जिनसे वो कभी लड़ा था। उसने चोई को ग्रुप के साथ रहने को कहा और फिर पहाड़ से सीधा मॉन्स्टर्स की तरफ छलांग लगा दी। चोई चिल्लाई और पूछा कि वो ये क्या कर रहा है। तभी सीन कट हुआ और वही पहले वाली औरत एक कबूतर को देखने लगी। पक्षी के चारों तरफ नीली एनर्जी लिपटने लगी और चोई ये देखकर दंग रह गई कि पार्क ने अचानक पंख बना लिए और तेजी से बॉस की तरफ उड़ गया। लिजर्ड किंग ने अपना भाला फेंका पर पार्क ने उसे बड़े आराम से डॉज कर लिया। कुछ ही सेकंड्स में वो उसके बिल्कुल सामने था। तभी उस पहले वाले कुत्ते के चारों तरफ नीली एनर्जी लिपटी और पार्क अपने वुल्फ फॉर्म में बदल गया और लिजर्ड से जा टकराया। वो दोनों टकराते हुए झाड़ियों की तरफ नीचे जा गिरे। पार्क ने जो अभी किया था उसे देखकर चोई एकदम सन्न रह गई। हान और बाकी लोग भी जल्द ही पहाड़ पर पहुंच गए। चोई ने कहा कि सब ठीक है, पार्क मरा नहीं है। इस बीच लिजर्डमैन पहाड़ पर चढ़ना जारी रखते हैं। चोई ने वार्निंग दी कि और भी मॉन्स्टर्स सिर्फ 30 मीटर दूर हैं, इसलिए सबको रेडी हो जाना चाहिए। दूसरे बंदे ने एक पत्थर उठाया और कहा कि वो तैयार है। हान ने अपना क्रॉसबो उठाया और लिजर्ड्स को चैलेंज किया कि दम है तो ऊपर चढ़कर दिखाओ। यहां तक कि जिन्होंने भी, जिसके पास कोई वेपन नहीं था, एक पत्थर उठा लिया। जल्द ही लिजर्ड्स और करीब आ गए और हान ने एक तीर चला दिया। वापस पार्क की तरफ देखें तो वो बॉस के साथ एक डरावनी फाइट में फंसा हुआ था और लग रहा था कि वो इसे जल्द ही खत्म कर देगा। उसने मॉन्स्टर के सिर से वो खोपड़ी नोच ली और चिल्लाकर पूछा कि लेपर्ड्स कहां हैं। पर वो क्रीचर पहले ही मरा हुआ लग रहा था। ऊपर पहाड़ पर पार्क का ग्रुप लगातार लिजर्डमैन से लड़ रहा था। दूसरे बंदे ने पूछा कि क्या लॉन्ग रेंज वेपन्स शॉर्ट रेंज वालों के मुकाबले ज्यादा डायमेंशनल एनर्जी यूज करते हैं। हान ने बताया कि इसकी कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, ये बस यूजर के लेवल पर डिपेंड करता है। तभी चोई ने वार्निंग दी कि और भी ज्यादा लिजर्ड्स आ रहे हैं। जुन्हो ने 2 वेपन्स उठा लिए। हान ने कहा कि जुन्हो फिर से पागल हो गया है, हम उसे अंदर कूदने नहीं दे सकते। तभी दूसरे बंदे ने कुछ नोटिस किया। पार्क और वो मॉन्स्टर अचानक हवा में थे, जिसे देखकर सब दंग रह गए। उस वक्त लिजर्डमैन लगभग चोटी तक पहुंच चुके थे। फिर पार्क ने उस लिजर्ड बॉस का काम तमाम कर दिया। पैनिक होकर दूसरे बंदे ने सबको छिपने के लिए चिल्लाया। बॉस की बॉडी जोर से पहाड़ से जा टकराई। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि पार्क का लेवल अप हो गया है और उसने एक विंड स्किल अनलॉक कर ली है। धमाके के बाद कई मॉन्स्टर्स हवा में उड़ गए, पर पहाड़ भी टूटना शुरू हो गया था। चोई सबको कवर लेने के लिए चिल्लाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो सब गिरने लगे। मॉन्स्टर्स भी नीचे गिर रहे थे और तभी लैंडस्लाइड शुरू हो गई। फिर भी चोई ने खुद को बचा लिया था। उसने आवाज दी और पूछा कि क्या सब ठीक है। तभी दूसरे बंदे ने जवाब दिया कि वो ठीक है और हान ने राहत की सांस ली कि वो अभी भी जिंदा है। जुनहो भी उसके बगल में होश में था। पार्क वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया और उनसे निकलने के लिए कहा। क्योंकि गेट पहले ही खुल चुका था, इसलिए सब जल्दी से उठे और एग्जिट की तरफ चल दिए। ये सब देखते हुए दूसरे बंदे ने पूछा कि इस सब का आखिर पॉइंट क्या था। असली दुनिया में वापस पोर्टल अभी भी काफी एक्टिव था। मिसो और सोल्जर्स पार्क का वेट कर रहे थे और फिर वो आखिरकार बाहर आ गया। एक सोल्जर चुपचाप देखता रहा जब पूरा ग्रुप बिना किसी कैजुअलिटी के सेफली वापस लौट आया। पार्क को देखते हुए उस आदमी ने पूछा कि क्या यह वाकई वही है, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर लग रहा था। मिसो फिर उसे ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ी, पर पार्क अचानक कबूतर बनकर कहीं और उड़ गया। दूसरा आदमी शॉक में घूरता रह गया और पूछा कि क्या पार्क सच में कबूतर बन गया है। एक कबूतर। मिसो पूछती है कि क्या हुआ, पर चोई उससे कहता है कि अगर वो नेगोशिएट करने आई है तो उसे चले जाना चाहिए। मिसो रिकॉर्डिंग के बारे में पूछती है
और चोई उसे चीफ किम के साथ हेडक्वार्टर वापस जाने को कहता है, पर मिसो कहती है कि उसे भी उनके साथ आना होगा। चोई पूछता है क्यों, और वो समझाती है कि पार्क पर नजर रखने का उसका मिशन खत्म हो गया है। उसकी वजह से उसे रीअसाइन किया गया है। अब उसका नया मिशन डेगू के नॉर्थ में फील्ड बॉर्डर पर हेल्प करना है। एक दूसरा आदमी कहता है कि पोर्टल मैनेजमेंट के 4 मेंबर्स वहीं रुकेंगे क्योंकि इक्विपमेंट संभालने के लिए कम से कम इतने लोगों की जरूरत है। जुनहो उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि टेंशन मत लो, वो मेहमानों की तरह उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो आदमी पार्क के भाई को देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि असली जिंदगी में वो एकदम अलग है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कोई पूछता है कि उसका वापस जाने से क्या मतलब था, जबकि उन्हें तो पार्क के साथ काम करना था। मिसो उसे बोलती है कि पहले वापस जाओ और अपनी पे के बारे में बाद में बात करना। डायरेक्टर वेट कर रहे हैं तो हमें अभी निकलना होगा। वो आदमी बोलता है कि बात वो नहीं है और पूछता है कि हमें उनसे मिलना ही क्यों है। वो दोनों बहस करने लगते हैं जबकि हान और जुनहो बस देखते रह जाते हैं। हान कहता है कि उस बंदे के बात करने के तरीके ने उस इरिटेट कर दिया और जुनहो बोलता है कि उन्हें अब चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद कई बसें वहां से बाहर निकलते हुए दिखती हैं। फिर कोई मिसो को कॉल करता है और गुस्से में पूछता है कि वो कहां है और क्या उसने प्रेस को सब कुछ बता दिया है। मिसो कहती है कि मैनेजमेंट टीम को छोड़कर सब वापस जा रहे हैं, तो इस बारे में बाद में डील करेंगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी रिकॉर्डिंग दिखाता है और गुफा की दीवार पर लिखी कोरियन राइटिंग की तरफ इशारा करता है। उन्हें वहां पार्क सुहो की डायरी मिली। वीडियो में पार्क अचानक उछलता है और लिजर्ड किंग को दूर फेंक देता है। प्रेजेंटर कहता है कि वो डंजन के अंदर और फिल्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें बाहर की फुटेज मिल गई। फिर कोई पार्क का नया फॉर्म देखता है और पूछता है कि क्या वो कोई कबूतर था। प्रेजेंटर कहता है कि हाँ, उन्हें लगता है कि वो किसी जानवर के साथ मिक्स हो गया है। फिर रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। एक सफेद बालों वाला आदमी कहता है कि उस लड़के को लिजर्ड किंग को ऐसे हैंडल करते देखना काफी डरावना था। डायरेक्टर पूछता है कि क्या लेवल 4 डंजन का लिजर्ड किंग आमतौर पर रैंक बी का होता है, पर प्रेजेंटर उसे करेक्ट करता है। वो असल में रैंक ए था और पार्क ने उसे आसानी से हरा दिया। डायरेक्टर पूछता है कि क्या इससे पार्क सुहो रैंक एस के ऊपर चला जाता है, पर ट्रॉय कहता है कि उसकी डायमेंशनल एनर्जी सिर्फ रैंक की है। फिर भी उसकी नॉर्मल फाइटिंग पावर रैंक एस प्लस है और फ्यूजन के बाद जानवर पर डिपेंड करते हुए वो कम से कम रैंक एस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बाकी अविकंड लोगों के उलट पार्क सुहो की स्किल्स पर कोई लेवल केप नहीं है। फिर वो सफेद बालों वाला आदमी पूछता है कि क्या सारे रेगुलर्स ऐसे ही होते हैं, पर ट्रॉय कहता है कि उससे नहीं पता। डायरेक्टर फिर पूछता है कि वापस आने से पहले पार्क का स्टेटस क्या था। एक और आदमी कहता है कि अगर कैटाक्लिज्म में गायब हुए सब लोग पार्क सुहो की तरह वापस आ जाएं, तो अपना देश इंसेंटली स्ट्रांग हो जाएगा। पर प्रेजेंटर कहता है कि बिना गियर के पोर्टल में घुसने का मतलब है खाली हाथ जाना, इसलिए उसके जैसा कोई और मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर कहता है कि फिर भी पहले टेस्ट ने दिखा दिया था कि पार्क सुहो लेवल 4 डंजन से वापस आया है, पर ट्रॉय कहता है कि वो अभी ये कंफर्म नहीं कर सकते। डायरेक्टर मानता है कि उसे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर सच तो यह है कि ये कोई नया प्लेनेट नहीं है। अब सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि उस डंजन में छिपी पार्क सुहो की पावर का सीक्रेट क्या है। फिर वो पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी पार्क स्काउट्स को ब्लॉक क्यों कर रहा है। सफेद बालों वाला आदमी कहता है कि शायद पार्क अपनी पावर का सोर्स शेयर नहीं करना चाहता, पर ट्रॉय उसे डिफेंड करते हुए कहता है कि पार्क सुहो वैसा बंदा नहीं है। मिसो पूछती है कि क्या उन्हें थोड़ा और नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टर पूछता है कि पार्क को और क्या चाहिए जब हमने उसे ऑलरेडी इतना कुछ ऑफर कर दिया है। मिसो कहती है कि यही तो असली प्रॉब्लम है। ट्रॉय काफी अपसेट होकर वहां से चला जाता है, ये सोचते हुए कि पार्क की स्ट्रेंथ को सीक्रेट बोलने का उनका क्या मतलब था। एक और आदमी मिसो से कहता है कि अगर वो स्क्वाड 37 में सी रैंक या उससे ऊपर के 80 लोग भर दे तो वो जिम्मेदारी लेगा और पार्क सुहो को ले आएगा। वो कहता है कि इससे मिनिस्टर का इन्वेस्टमेंट वाला इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टर कहता है कि अकेले सारा डंजन लूट लेना सुनने में ही काफी सही लग रहा है। वो आदमी आगे कहता है कि उन्हें नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा और साथ में 780 का बोनस भी मिलेगा।
फिर डायरेक्टर मिसो से पूछता है कि डंजन का फुल एक्सेस पाने के लिए उन्हें पार्क सूहो को क्या ऑफर करना चाहिए। मिसो पूछती है कि क्या उनके पास पहले से ही ये सब काफी ज्यादा नहीं है। कहीं और एक फार्म जैसी जगह पर एक बच्चा मोक म्योंगिजिन से पूछता है कि क्या वो टमाटर हार्वेस्ट करने वाले हैं। मोक कहता है कि सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि मिर्च और आलू भी। जैसे ही वो शेड की तरफ बढ़ते हैं, एक बच्चा बोलता है कि वो 100 चेरी टोमेटोज तोड़ेगा और दूसरा कहता है कि वो मिर्च भी ले लेगा। फिर उन्हें बोला जाता है कि सब अपनी अपनी कुदाल उठाओ और हार्वेस्टिंग शुरू करो। लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं, एक क्रीपी आदमी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। फिर सीन कट होता है एक सोल्जर पर जो बोल रहा है कि डिपार्चर में बस 10 मिनट बचे हैं। वो उन्हें ट्रूप नंबर्स रिपोर्ट करने और इक्विपमेंट चेक करने के लिए कहता है। बाकी सब जवाब देते हैं कि सब सॉर्टेड है और डिटेक्शन में कोई इशू नहीं है। इसी बीच चोई अपने फोन पर बिजी है। वो रिपोर्ट करती है कि डिटेक्शन टीम 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सोल्जर कहता है कि ऑपरेशन बस शुरू होने ही वाला है। फिर वो एक टैंक में निकल जाते हैं। चोई अभी भी फोन पर है जबकि सोल्जर्स बात कर रहे हैं कि कैसे लगातार डंजन ब्रेक्स की वजह से दैगू बॉर्डर एकदम नर्क बना हुआ है। एक पूछता है कि क्या सच में डिटेक्शन टीम को फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। चोई कहती है हाँ, और अगर तुम लोग स्मार्ट हो तो सिग्नल जाने से पहले अपनी विल लिख लो। फिर कहानी उस घर पर शिफ्ट होती है जहां पार्क रह रहा है। थोड़ी देर बाद चोई उसे कॉल करती है लेकिन पार्क सो रहा होता है। हान कंप्यूटर पर है और कह रहा है कि पार्क यूजुअल से काफी ज्यादा सो रहा है। वो ये भी कहता है कि अब लोगों को पता चल गया है कि पार्क बस लेवल 4 डंजन से आया हुए एक रिटर्नी है। डोनेशंस अब तक रुक जाने चाहिए थे, पर तभी उसे कुछ शॉकिंग दिखता है। तभी जुनहो अंदर आता है। हान उसे पहले नॉक करने को कहता है। जुनहो माफी मांगता है और मजाक में पूछता है कि क्या हान कुछ इल्लीगल कर रहा था। फिर वो पूछता है कि क्या उस मोक ने कॉल किया था। हान कहता है नहीं। जुनहो बोलता है कि उसका भी कांटेक्ट नहीं हो पाया और सोचता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। हान मजाक करता है कि शायद उस एनलाइटनमेंट मिल गया होगा, पर वो पक्का कहीं बच्चों के साथ चिल कर रहा होगा। जुनहो के हाथ में कुछ देखकर हान पूछता है कि ये क्या है। जुनहो कहता है कि उसकी दादी को लगा उसे विटामिन की कमी से वहम हो रहा है, इसलिए उन्होंने उसके लिए सप्लीमेंट्स खरीद लिए। हान पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता कि पार्क कुछ ज्यादा ही सो रहा है, और जुनहो कहता है कि वो उसे जगाने ही वाला था, पर पार्क के रूम में वो पहले से ही जागा हुआ था और सामने वाले जाइंट पेड़ को घूर रहा था। वो सोचता है कि उसे उम्मीद थी कि पोर्टल उसे पुराने दोस्तों से फिर मिलवा देगा, पर जिस जमीन पर वो वापस आया वो उस दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा था। अपने दोस्तों के बजाय उसे अजीब सी लाल छिपकलियां मिली और उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी रेड वुल्फ फैमिली कहां थी। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन कुरो के बारे में भी सोचता है, जो शायद उस जाइंट गोरिल्ला के साथ कहीं होगा, और सोचता है कि वो कहां पहुंच गए होंगे या उन छिपकलियों से बचने के लिए कहीं और भाग गए होंगे। पर वो तुरंत खुद को रोकता है और पूछता है कि क्या ये सब मैटर भी करता है। अगर किस्मत में होगा तो वो किसी दिन फिर मिलेंगे। थोड़ी देर बाद जुनहो अंदर आता है और पूछता है कि क्या वो जाग गया है, और कहता है कि उन्हें खाना खा लेना चाहिए। पार्क कहता है कि हाँ, और वो इतनी देर तक सोया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे भूख लगी है। वो कमरे से बाहर निकलते हैं जबकि चोई उसे लगातार कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद पार्क बाकी लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है और पूछता है कि वो ब्लॉन्ड लड़की कहां गई। वो उसे हैरानी से घूरते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे सच में उसका नाम नहीं पता। पार्क पूछता है कि क्या उसका नाम ब्लॉन्डी नहीं है और सोचता है कि वो लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। हान एकदम शॉक होकर कहता है कि उसका नाम चोई है। वो पूछता है कि क्या पार्क और चोई पहले क्लोज नहीं थे, और पार्क पूछता है कि क्या हान का मतलब उस घर से है। फिर जुनहो कहता है कि शायद वो उसे फील्ड पर भेज दे। पार्क कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जुनहो ने समझाया कि उसने कॉल किया क्योंकि पार्क ने फोन नहीं उठाया और उन्हें गिल्ड के लिए नए लोग भी रिक्रूट करने हैं। पार्क पूछता है कि क्या सच में ऐसा करना जरूरी है। जुनहो कहता है हाँ, पोर्टल मीटर मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, और क्या पता कब उसके एरिया में पोर्टल खुल जाए। फिर पार्क हान से पूछता है कि क्या उसे पता है कि रिक्रूट्स कहां मिलेंगे। हान कहता है कि शायद मिल जाएं, अगर वो अपने एक पुराने बॉक्सिंग वाले दोस्त से कांटेक्ट करे।
पार्क पूछता है कि क्या वो मूक अब तक वापस आया। जुन्हो कहता है नहीं, उसका कोई कॉल नहीं आया और उसने ये भी नहीं बताया था कि वो पुराने अनाथ बच्चे सोल में कहाँ रुके हैं। चिढ़कर हान कहता है कि मोक अभी भी फोन नहीं उठा रहा और फिर कहानी वापस बैटलफील्ड पर चली जाती है। चोई अभी भी ऑर्डर्स का वेट कर रही है। अपने फोन को देखते हुए उस रियलाइज होता है कि वो नेक्रोफाइल्स के साथ रेड जोन में है और सोचती है कि क्या ये ओरिजिनल रूट का हिस्सा था। फिर वो सोचना बंद कर देती है और अपना फोन ऑफ कर देती है। वापस पार्क के पास वो नोटिस करता है कि उसके पास उसके 2 मिस्ड कॉल्स आए हैं। वो वापस कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका नंबर पहले से ही अनअवेलेबल आ रहा है। सीन फिर से बदलता है जहां टैंक्स नई लोकेशन की तरफ जा रहे हैं और जॉम्बीज ने उनके चारों तरफ भीड़ लगा रखी है। पार्क कॉल करने की कोशिश करता रहता है जबकि चोई का फोन खून से लथपथ वहां पड़ा है। पार्क को रियलाइज होता है कि वो बस फोन उठा ही नहीं रही है। थोड़ी देर बाद पार्क के घर के सामने एक कार आकर रुकती है। मायसू जुन्हो को बताती है कि वो अभी पहुंचे हैं और पूछती है कि क्या वो प्रोटैगोनिस्ट से मिल सकती है। दूसरा आदमी उधर देखता है और उसे पार्क दिख जाता है। पार्क एक कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ चेक कर रहा था। पार्क ने पूछा कि क्या ये इंस्पेक्शन के बारे में है और मैसू ने हाँ बोल दिया। पार्क ने कहा कि ये कोई नया प्लानर भी नहीं है और पूछा कि वो उसे चेक करने के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों है। मैसू ने कहा कि वो उसकी डंजन पावर के पीछे का सीक्रेट जानना चाहते हैं। पार्क ने कहा कि उसने उन्हें बहुत बार बताया है, बस उन्हें 1000 साल तक हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। फिर उसने पूछा कि उन्हें अभी भी उस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। उस आदमी ने कहा कि फालतू की बातें बंद करो, हम एक ही देश के हैं तो नेशनल क्राइसिस में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पार्क ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। आदमी ने समझाया कि लेवल 6 के डंजन अब ज्यादा दिख रहे हैं और डंजन ब्रेक होने का टाइम भी कम होता जा रहा है। फील्ड में इन्फेक्टेड लोगों की गिनती बहुत बढ़ गई है, जिससे खाने और वर्कर्स की कमी के बीच सिचुएशन और भी खराब हो गई है। इसीलिए उन्हें पार्क जैसे स्ट्रांग लोगों की बहुत जरूरत थी। पार्क ने पूछा कि ये इन्फेक्टेड लोग क्या होते हैं। आदमी ने बताया कि ग्रेट शिफ्ट के बाद फील्ड में रहने वाले लोगों के बीच एक अननोन वायरस फैलने लगा। इन्फेक्टेड लोगों को नेक्रोफाइल्स कहा जाता था। उसने आगे कहा कि रेड मार्क्ड एरियाज नेक्रोफाइल्स से भरे रेड जोन्स हैं और अगर वो जोन्स बढ़े तो लैंड ट्रेवल पूरी तरह बंद हो जाएगा। इससे फील्ड में डंजन ब्रेक्स को हैंडल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। उन्हें लगा कि वायरस पोर्टल के जरिए आया है, लेकिन ये इतनी तेजी से फैला कि उनकी करंट मैन पावर इसे कंट्रोल नहीं कर पाई। पार्क ने पूछा कि क्या फ्रीली डंजन्स को इंस्पेक्ट और हंट करने के बदले में वो उसे 2 रिवॉर्ड्स देंगे। आदमी ने कहा कि पहला रिवॉर्ड उसकी गिल्ड को लेवल 5 तक बढ़ाना था। इसका मतलब था कि वो लेवल 5 या उससे नीचे के किसी भी डंजन में जा सकता है, जिसे उसने काफी एक्साइटिंग डील बताया। दूसरा रिवॉर्ड नई टेरिटरी थी, पार्क के करंट एरिया के पास नॉर्थ की जमीन, और उसने पूछा कि क्या पार्क इसे मैनेज कर पाएगा। पार्क ने कहा कि अगर उसका मतलब फील्ड से है तो वो जमीन तो पहले से ही अबैंडन है। फिर उसने पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि वो ईस्टर्न सियोल को प्रोटेक्ट करे। उस आदमी ने कहा कि कुछ सिटीज को छोड़कर ज्यादातर जमीन खाली पड़ी थी। डिजास्टर के बाद जो लोग वहां रह गए थे वो और झेल नहीं पाए और सेफर जगहों पर मूव करने लगे, पर बड़ी और सिक्योर सिटीज में अब उतनी जगह नहीं बची थी। पार्क ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि उसे वहां रुककर उन्हें रिसीव करना चाहिए। उस आदमी ने कहा कि जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो फिर से रीबिल्डिंग शुरू कर देते हैं। डंजन्स के आसपास ट्रेड बढ़ता है और फार्मलैंड को फिर से क्लियर किया जाता है। अगर पार्क की गिल्ड ने यह प्रूव कर दिया कि वो एरिया को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो वो काफी पैसा कमा लेंगे। उसने ये भी कहा कि मॉड्यूलर मोबाइल होम्स और डंजन ट्रेड डिस्ट्रिक्ट्स डंजन ब्रेक्स के टाइम पर हेल्प करेंगे। पार्क ने सब कुछ चेक किया। फिर उसने कहा कि ये कोई बैड ऑफर नहीं है और नॉर्थ कोरिया के करंट स्टेट के बारे में पूछा। उसने बताया कि डिजास्टर के स्टार्ट में ही उनके कमांड सिस्टम को बहुत बड़ा हिट लगा था। दूसरे आदमी ने एक्सप्लेन किया कि उसके बाद कू हुआ और जब सिस्टम कोलैप्स हुआ तो बहुत से लोग मैनलैंड भाग गए। जो सर्वाइवर्स पीछे रह गए थे वो बस सर्वाइव करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, और क्योंकि कोई डंजन्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा था तो हर जगह ब्रेक्स हो रहे थे। उसने पूछा कि क्या यह बस कुछ ही टाइम की बात नहीं है जब वो साउथ कोरिया में घुस जाएंगे। पार्क ने फिर सोचा कि शायद वो गलत नहीं था।
उसके बाद उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। खुश होकर मैसू ने कहा कि उसने बिल्कुल सही चॉइस की है। पार्क ने पूछा कि क्या कंट्री में 30 दिन तक रुकने वाला रूल हटा दिया गया है। लड़की ने कहा कि हाँ, हट गया है। पार्क ने कहा कि उसकी 2 पर्सनल रिक्वेस्ट है। पहले तो वो उस साइंटिस्ट से मिलना चाहता था जिसने डायमेंशनल एनर्जी मेजरिंग डिवाइस बनाया था। दूसरा, उसे मोंक को ढूंढने में हेल्प चाहिए थी, जो एक गिल्ड मेंबर था और जिसने अचानक फोन उठाना बंद कर दिया था। मेसू ने कहा कि दोनों रिक्वेस्ट इजी होंगी और वो उन्हें हैंडल कर लेंगे। पार्क खड़ा हुआ और बोला कि वो मिशन स्टार्ट करेगा। जल्द ही सीन एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया जहां 3 लोग एक चेयर के पास बैठकर वेट कर रहे थे। एक आदमी ने अस्टिला गिल्ड के बारे में सोचा, जो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी द्वारा बैक्ड एक मर्सनरी ग्रुप था। वो साल में सिर्फ 2 बार रिक्रूटमेंट खोलते थे और ज्यादातर एप्लीकेंट्स पहले स्टेज में ही फेल हो जाते थे। मर्सनरीज के लिए ये एक ड्रीम गिल्ड था, इसलिए इसमें घुसना बहुत हार्ड था। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो गए तो सपोर्ट बहुत ह्यूज था। इसीलिए उसने अप्लाई किया था, इस उम्मीद में कि कुछ तो मिलेगा, भले ही वो फिर से रिजेक्ट हो जाए। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उसने रजिस्ट्रेशन स्टेज पास कर लिया। छोटे क्लैंस में 3 साल और एक जाने माने मर्सिनरी की लाइफ के बाद ये असली रिकॉग्निशन जैसा फील हुआ। पर ये अभी खत्म नहीं हुआ था। उन 50 में से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पास किया था, सिर्फ 10 ही इंटरव्यू राउंड सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए वो अब कॉन्फिडेंस नहीं खो सकता था। शायद ये उसका इकलौता चांस था। तभी उसे एक ईमेल मिला और जो उसने देखा उसने उसे शॉक कर दिया। बाद में एक औरत ने कहा कि वे अब रूम से जा सकते हैं। बाकी लोग बाहर निकलने लगे। एक आदमी ने कमेंट किया कि एप्लीकेंट्स का ये राउंड काफी वीक था, इसलिए कैंडिडेट्स काफी एवरेज थे। एक औरत ने कहा कि कुछ कम से कम पोर्टर्स की तरह अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे अपनी जान देकर भी सप्लाईज की रखवाली करेंगे। दूसरे आदमी ने बताया कि उसे झांग नाम का एक स्वॉर्ड्समैन मिला है। झांग के पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, पर वो अभी भी रैंक पर ही था। उसने कहा कि अगर झांग की अवेकंड एबिलिटी फेंसिंग है तो उसे ट्रेन करना सही रहेगा, इसलिए वो उसे रख लेगा। फिर उन्होंने किसी से अगले ग्रुप को अंदर भेजने के लिए कहा। उस आदमी ने नंबर 46 से 50 तक के लोगों को रूम में बुलाया। इंटरव्यू फिर से शुरू हुए। तभी उनमें से एक ने पूछा कि सिर्फ 4 लोग ही क्यों आए और झांग कहाँ चला गया। लड़के ने जवाब दिया कि झांग अचानक ही चला गया। सीन उसके फोन पर शिफ्ट हुआ, जहां पार्क का मैसेज दिख रहा था कि क्या वो उसकी गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। इसलिए झांग बाहर निकल गया। उसे लगा कि ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है और बस हाँ बोल देना चाहिए। आखिर पार्क ने उसकी जान बचाई थी और वो पूरे कोरिया का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बंदा था। फिर सीन वापस टैंक कॉन्वॉय पर आया जो बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा था। एक सोल्जर ने सबको अलर्ट रहने को कहा, क्योंकि कभी भी एम्बुश हो सकता था। मॉन्स्टर्स ने पहले ही उस इलाके को घेर रखा था। एक सोल्जर ने कहा कि सड़कें बहुत डेंजरस होती जा रही हैं और उन्हें नॉर्मल रूट पर ही रहना चाहिए था। दूसरे ने जवाब दिया कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, वरना वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते। जल्दी ही एक सोल्जर ने कुछ अजीब सा देखा और अपने दोस्त को बुलाकर पूछा कि वो क्या है। पास से देखने पर उसे दिखा कि कई ज़ॉम्बीज एक मॉन्स्टर की लाश को खा रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज की नजर टैंक की तरफ गई। सोल्जर ने रॉकेट लॉन्चर से उन क्रीचर्स को खत्म करने का ऑर्डर दिया, पर दूसरे आदमी ने वार्निंग दी कि शूट करने से वो नेक्रोफाइल्स और भी भड़क जाएंगे। कैप्टन ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए बस फायर कर दो। अगर वो इस एरिया से जल्दी निकल गए तो वो मिलिट्री ऑपरेशन जोन तक पहुंच जाएंगे। ऑर्डर मिलते ही सोल्जर ने लॉन्चर्स रेडी कर लिए। फिर कैप्टन ने फायर करने का सिग्नल दिया। एक साथ 4 रॉकेट सीधे इन्फेक्टेड जोन के बीच आ गिरे। मॉन्स्टर्स को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। ब्लास्ट ने उनके चीथड़े उड़ा दिए और टैंक्स बचे कुचे को कुचलते हुए आगे बढ़ गए। रास्ते में कुछ नहीं बचा, पर उस शोर की वजह से और भी ज्यादा क्रीचर्स वहां आ गए। जो बच गए थे वो चिल्लाने लगे और बाकियों को बुलाने लगे। टैंक्स इंपैक्ट के लिए रेडी हो गए। क्रीचर्स घुराते हुए गाड़ियों तक पहुंचने के लिए झपटे। सार्जेंट ने केबिन से चिल्लाकर कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं और फुल फायर का ऑर्डर दिया। कैनन्स ने जबरदस्त धमाकों के साथ जवाब दिया और रास्ता साफ कर दिया। उसी वक्त एक व्हाइट वेट वैन कच्ची सड़कों पर तेजी से भाग रही थी और इन्फेक्टेड लोगों का झुंड उसके पीछे था। तभी डैशबोर्ड पर वार्निंग आई कि फ्यूल लगभग खत्म होने वाला है। ड्राइवर चिल्लाया कि गैस खत्म होने वाली है और मॉन्क ने उसे कैंप की तरफ चलते रहने को कहा। 1
एक रोड साइन के पास से तेजी से गुजरी। मॉन्स्टर्स पीछा करते रहे, पर मोंक ने कहा कि बस थोड़ा और दूर, फिर हम माउंटेन कैंप पहुंच जाएंगे। ड्राइवर ने सॉरी बोला। यह रास्ता उसका आइडिया था, पर उसने सोचा नहीं था कि मॉन्स्टर्स यहां भी पहुंच गए होंगे। मोंक ने बड़े मोंक से कहा कि वो बस बच्चों के लिए फ्रेश खाना बनाना चाहता था। बड़े मोंक ने थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर उसे थैंक्स बोला। मोंक ने कहा कि खेतों में अभी बहुत काम है और अगर बच्चों के साथ शांति से खाना है तो इन मॉन्स्टर्स से पीछा छुड़ाना होगा। बुजुर्ग साधु ने हाँ बोल दिया, बच्चों को अब तक स्टार्विंग ही होना चाहिए। इन्फेक्टेड लोग और नजदीक आते जा रहे थे। जब वन कैंप तक पहुंची, साधु चिल्लाया कि गेट खुला है और ड्राइवर को धीरे चलने को कहा। उसने पर्दा खींचकर अंदर देखा। फिर उसने बच्चों से पूछा कि क्या वो दौड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वन रुकेगी सबको स्प्रिंट मारना पड़ेगा। बच्चे डरे हुए थे और पास की औरतों के पास शब्द ही नहीं बचा, लेकिन साधु ने पक्का कर लिया था वो सबको बचा लेगा। मॉन्स्टर्स तो लापरवाह थे, पर फिर भी बहुत फास्ट है। जैसे ही वैन रुकी, सब बाहर कूद पड़े और भागे। इन्फेक्टेड बिल्कुल पीछे पीछे थे। साधु 2 बच्चों को लेकर चल रहा था जब उसने पीछे से एक चीख सुनी। वह मुड़ा और एक मॉन्स्टर पहले ही उनके पास पहुंच चुका था, हाथ फैलाए और सांसें तेज ले रहा था। बिना हिचकिचाए साधु ने बच्चों को नीचे उतारा और कहा कि पीछे देखे बिना दौड़ो। फिर उसने मॉन्स्टर का सामना किया, अपनी स्टाफ कस ली और एक क्लीन हिट में उसके सिर को चकनाचूर कर दिया। जबड़ा फट गया। वह झोंबी भीड़ में सीधे धावा बोला, शॉकिंग स्पीड से। पहली वेव तोड़ने के बाद वह थोड़ा रुक गया। और भी इन्फेक्टेड नजदीक आ रहे थे। पहले से ही बहुत ज्यादा थे और ड्रैगन्स 6 मिनट में पहुंचेंगे। फिर उसने कुछ अजीब देखा। फायरफ्लाई जैसी लाइट्स उसके चारों ओर चमकने लगीं जब वो जॉम्बी से गिरा खड़ा था। अगले ही पल हवा की कॉलम उठी और मॉन्स्टर्स को हवा में उठा ले गई। सब देख रहे थे जैसे इन्फेक्टेड पत्तों की तरह घूम रहे थे। मॉन्क वही फ्रीज हो गया, उस अजीब लाइट में घिरा हुआ। फिर उसके पीछे कोई प्रकट हुआ। वो पार्क था, बिल्डिंग की टॉप पर खड़ा, नीचे शांति से देख रहा था, हाथ पॉकेट में। उसने कहा कि वो पावर काफी यूजफुल है। बचे हुए और वो बॉल्ड मन उसकी आवाज पर घुमा और एक ही बार में उसे पहचान लिया। मॉन्क चिल्लाया कि उसका बेनिफैक्टर आ गया है। प्रोटैगोनिस्ट ने बस उसे कहा कि टोर्नेडो में फंसने से पहले बैक ऑफ कर ले। जब उसने फिर स्किल यूज किया, मॉन्स्टर्स और तेजी से घूमने लगे। फायरफ्लाइज भी और ज्यादा चमकने लगी, जिससे सब कुछ लगभग ब्यूटीफुल लगने लगा। चमकती आंखों से प्रोटैगोनिस्ट ने कहा उसे यह पसंद आया। दूसरी तरफ मिलिट्री कॉन्वॉय लगातार फायर कर रहा था ताकि मॉन्स्टर्स को स्लो किया जा सके। सर्जेंट साफ तौर पर रेटल्ड रेडियो में मिलिट्री चैनल के लिए चिल्लाया। उसने तुरंत बैकअप के लिए कॉल किया। वे जॉम्बीज द्वारा ओवररन हो रहे थे। फिर पत्थर अचानक कॉन्वॉय पर रेन की तरह गिरने लगे। उसी समय दर्जनों इन्फेक्टेड टैंक के चारों ओर स्वार्म किए, केबिन को क्लॉइंग करते हुए, जबकि सर्जेंट ने सबको होल्ड ऑन करने को कहा। पत्थर गिरते रहे और इन्फेक्टेड जब स्लिप भी हुए तो फिर से छड़कर वापस आए। फिर व्हीकल एक कोबलस्टोन से टकरा कर साइड में फ्लिप हो गया। उनके पीछे के सोल्जर्स ने देखा और इमीडिएट टर्न का ऑर्डर दिया। उसी समय चोई, अभी भी बाहर की गड़बड़ से अनअवेयर, ने कार में अपनी तलवार के ग्लो होने का नोटिस किया। रेडियो पे आया कि पहली गाड़ी उल्टी हो गई। उनकी कार रुक गई। सिपाहियों ने पूछा क्या हो रहा है। एक घबराया सिपाही बड़बड़ाया, कैप्टन हम फेल हो गए। ज़ॉम्बी कार पर चढ़े और बॉलिंग पिन की तरह गिरा दिए। छोई ने स्विच दबाया ताकि विंडो ब्लाइंड ऊपर उठे। दूसरी तरफ लाल आंखें कान से सीधा उसकी ओर टिकी थीं। इन्फेक्टेड पूरी गाड़ी पर ढेर हो गए थे। छोई ने तुरंत दरवाजा खोलने का आदेश दिया। एक सिपाही ने शिकायत की कि कल रात के ड्रीम के बाद बुरा कुछ आने वाला था, उसे पता होना चाहिए था। ड्राइवर ने खिड़की से नजर हटाई और कहा कि पीछे का दरवाजा खोल रहा हूं। वो धीरे धीरे स्लाइड होते हुए खुला और मॉन्स्टर की गुर्राहट तेज होती गई। चोई ने चिल्लाते हुए सबको पीछे हटने को कहा, जबकि सड़े हाथों ने दरवाजा और खोल दिया। सिपाहियों ने पैनिक कर लिया, सोचते हुए कि इसको कैसे पार करेंगे। चोई ने कहा फिर से लॉक करो, कार साथ की ओर बढ़ो और रास्ते में जो भी हो मार डालो। उसके हाथ में पीला फायरबॉल बन गया और उसने सबको स्प्रेड आउट करने को कहा। फिर उसने एक फायर पिलर भेजा जो आगे के ज़ॉम्बी को फाड़ कर निकाल गया। सिपाहियों को उसकी पावर देखकर हैरानी हुई और एक ने कहा रास्ता खुल गया है। उसने कहा जल्दी चलो, और भी मॉन्स्टर आ रहे हैं। उसने ड्राइवर को भी साथ आने को कहा। वो गाड़ी खत्म हो गई थी। फिर एक ज़ॉम्बी छत से कूदकर
उस पर हमला करने आया, लेकिन छोई ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसे साफ आधा काट दिया। जैसे ही और मॉन्स्टर हर तरफ से घेरने लगे, वो फुसफुसाते हुए गाली दी, झुंझलाते हुए, फिर अपनी ब्लेड को एक स्मूथ आर्क में स्विंग किया, इन्फेक्टेड को धक्का मारते हुए बाहर फेंका और चिल्लाई कि ओपनिंग बना दो। पहली गाड़ी के पास वापस सार्जेंट अभी भी फायर कर रहा था ताकि इन्फेक्टेड पीछे रहे। उसने सैनिकों को कहा कि गाड़ी के चारों ओर सर्कल बना लो। एक आदमी अंदर गया दूसरे कार में लोगों को चेक करने के लिए। अंदर देखकर उसने रिपोर्ट किया कि ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों मर चुके हैं, लेकिन इन्फेक्टेड अभी भी नहीं रुके। सैनिकों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और फेल हो गए। तब तक एक ने ब्लो टॉर्च बुला ली। उन्होंने कहा कि वो ग्रुप 7 से हैं और दरवाजा खोल रहे हैं। पास के सभी को बैक स्टैंड करने को कहा। बाकी लोग सर्वाइवर को शील्ड करने के लिए लाइन बनाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और इन्फेक्टेड जल्दी से तोड़कर अंदर धकेल दिया। लाइन दबाव में आ रही थी और ज्यादा देर नहीं टिक पाई, लेकिन कैप्टन ने अपना कूलनेस बनाए रखा। उसने उन्हें कहा, पैनिक न करो, बस थोड़ा और होल्ड ऑन करना है। क्लैरवॉयंस इस्तेमाल करने वाले एक सैनिक ने आगे देखा और चिल्लाया, 40 मीटर बचा है। और जॉम्बी लगातार अंदर आते रहे, सैनिकों को घेरते हुए। जब वो नॉनस्टॉप फायर कर रहे थे, सार्जेंट ने एक डैगर निकाला और सबको कहा कि क्लोज कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ। फिर ब्लू लाइटनिंग मॉन्स्टर की भीड़ के पीछे चमकने लगी, कागज की तरह उन्हें काटते हुए हर जगह बॉडी पार्ट्स स्प्रे कर रही थी। अटैक और स्ट्रांग होता गया जब तक पूरी भीड़ उसमें घुल नहीं गई। सैनिक शॉक में घूरते रहे, पूछते रहे क्या हो रहा है, जब तक एक ने स्काई की ओर इशारा नहीं किया। लोग बड़े ड्रोन से गिर रहे थे, जिनके मार्किंग पर 707 ए लिखा था। कैप्टन राहत में स्माइल किया। वो ठीक टाइम पर पहुंच गए थे। एक स्पेशल यूनिट का सैनिक कार के टॉप पर लैंड किया, नीचे के ट्रूप्स को चौंका दिया। इसी बीच चॉय इन्फेक्टेड्स को हैक करती रही। ये नहीं पता था कि बैकअप आ गया है। वो फिर से वार करने के लिए मुड़ी, पर एक और सोल्जर ने उसकी तलवार पीछे से पकड़ ली। जब उसने उसका चेहरा देखा तो सोची, ये जीन वू का बेटा है क्या? कार पर वाला सोल्जर बोला, मैं अब संभाल लेता हूं, और अपनी पीठ पर एक डिवाइस लगाना शुरू किया। जीन वू का बेटा चोई के सिर पर हाथ रखे, उसे पास खींचा और चिल्लाया, शील्ड। उसी समय कार पर दूसरा सोल्जर ने कई रेड स्फीयर फायर किए। वो भीड़ की तरफ उड़े, पर तुरंत फट नहीं है। इसके बजाय वो आगे बढ़ते रहे जैसे कुछ ले जा रहे हो। फिर सोल्जर चिल्लाया, फायर। स्फीयर एक के बाद एक फटते गए, मॉन्स्टर्स को टुकड़े टुकड़े करते। पत्थर, पेड़ और बॉडीज हर तरफ उछल पड़े। चोई और जीन वू के बेटे बिल्कुल ब्लास्ट के बीच में थे। जल्द ही वो जगह जहां मॉन्स्टर्स भरे थे, आग और मलबे का मैदान बन गया। ड्रोन और हेलीकॉप्टर उस इलाके के ऊपर घूमते रहे, नीचे बची हुई सोल्जर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश में। उन्होंने मरे और घायल लोगों की गिनती मांगी, पर फिर पायलट ने रेडियो पर अचानक चेतावनी दी कि कुछ अनजान तेजी से आ रहा है। इसी बीच टॉर्नेडो ने पहले जो इन्फेक्टेड्स उछाले थे, वो फिर नीचे गिरने लगे। प्रोटैगोनिस्ट ने मॉन्क की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मॉन्क ने सीरियस फेस में पीछे देखा। दोनों फायरफ्लाइज की रोशनी में खड़े थे, जबकि जॉम्बी बॉडीज मॉन्क के चारों ओर बरस रही थी। और अफंस हैरानी से घूरते रहे। जब उन्होंने देखा कि इलाका साफ है, तो वे मॉन्क की ओर दौड़े, चिल्लाते हुए कि मॉन्स्टर्स खत्म हो गए। मुख्य किरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो फन था। अब घर जाने का टाइम आ गया। मोनक ने उसे अपना बेनिफिटर कहा और पूछा कि उसने हमें कैसे ढूंढा। बाकी मोनक और बच्चे भी आखिरकार उसे देखे और पूछा, तू कौन है? गर्व से मुस्कुराते हुए मोनक ने उसे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, पर वो पूरा नहीं कर पाया। मोनक में से एक ने डर के मारे नीचे देखा और देखा जॉम्बी उसकी टांग में काट रहा था। दूसरी जगह ओसाका, जापान में एक नया पोर्टल खुला और रोड ढह गया, कारों को निगलते हुए। एक विशाल मॉन्स्टर बाहर आया, जिससे सिविलियन पैनिक में फंस गए। एक औरत गिर गई और उसके बेबी का स्ट्रोलर दूर रोल हो गया। ये ठीक टाइम पर रुक गया जब ओकिता हीरो पोर्टल पर पहुंचा। भीड़ ने राहत में उसका नाम चीयर्स किया। वे बच गए। ब्लैक सूट वाले मैन मॉन्स्टर के चारों ओर दिखे, हर एक ने तलवार पकड़ी हुई थी। क्रिएचर ने अपना सिर उठाया और कई फायरबॉल्स फायर किए। मेन में से एक इनविजिबल हो गया और ब्लैक फ्लेम्स उसकी तलवारों को ढक गए। एक फायरबॉल उसकी तरफ शॉट हुआ और उसके बगल में एक्सप्लोड हो गया, जबकि मॉन्स्टर हर जगह फायर ब्लास्ट करता रहा।
फिर अचानक और भी ब्लैक मैन दिखे। वे क्लोन थे। क्लोन मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए हीरो धावा बोला और परफेक्ट प्रिसिशन से उसे आधा काट दिया। उसकी स्विंग इफर्टलेस लग रही थी, जैसे उसे एग्जैक्ट वीक स्पॉट पता हो। कुछ फास्ट स्ट्राइक से उसने मॉन्स्टर को अपार्ट कटा और वो टुकड़ों में गिर गया। लोग चीयर्स में एरप्ट हुए, हीरो का नाम शाउट करते हुए। ये हीरो की टीम है, उन्होंने हमें फिर से बचा लिया। मिलिट्री व्हीकल्स पोर्टल की तरफ रोल हो रही थी। न्यूज रिपोर्ट्स ने कहा कि एक जीनियस मॉन्स्टर आया और डैमेज कर दिया, पर हीरो की टीम ने इसे मेजर लॉस होने से पहले ही स्टॉप कर दिया। अकीको ने हीरो की क्लीन जीत की तारीफ की। जिज्ञासु होकर उसने पूछा कि वो क्या देख रही थी। उसने कहा कि यह प्रोटैगोनिस्ट के बारे में एक वीडियो है और पूछा कि क्या उसे वो ड्रोइड याद है जो उसने उसे बताया था। हंसते हुए हीरो ने पूछा कि इस बार क्या हुआ। क्या वो फिर से कहीं फंस गया? अकीको ने कहा कि वो अभी अभी डंजियन से वापस आया था। हीरो ने साफ शंकाओं के साथ देखा, सोचते हुए कि वीडियो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। वो वहां था तो फिर इतना शो क्यों बनाना। फिर कुछ उसकी आंखों में पकड़ा और उसने उससे स्क्रॉल डाउन करने को कहा। स्क्रीन पर पार्क की गिल्ड का इन डेप्थ एनालिसिस टाइटल वाला ग्रुप फोटो दिखा। हीरो की आंखें बड़ी हो गई, उसे एक चेहरा पहचान आया और अकीको ने पूछा कि क्या उसे वहां कोई पता है। वो हैरान रह गया। वो लड़का निस्संदेह इट इविल था। उसे याद आया कि वो लड़का अभी अभी अपने पिता को खोया था और अनाथालय में रह रहा था। इसीलिए हीरो ने उसे अपनी किल लिस्ट में आखिरी जगह रखी थी। कोरिया के सबसे बुरे विलेन बनने से पहले टाइम होना चाहिए था, पर अब सब कुछ फिट नहीं बैठ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो बच्चा डरावना एथ इविल था, तो फिर वो वहां क्या कर रहा था? फिर हीरो ने एक और चेहरा देखा, युवा जासिक। वो सुहो गिल्ड में नया मेंबर के तौर पर लिस्टेड था और हीरो उसे अच्छी तरह याद करता था। वो इन्फर्नल सॉर्ट्समैन। उसने मॉन्क को भी पहचान लिया, वही आदमी जिसे उसने पहले इमोर्टल डिस्ट्रॉयर मॉन्क कहा था। हीरो समझ नहीं पा रहा था कि सब लोग कैसे एक ही गिल्ड में साथ आ गए। फिर अकीको ने उसे और वीडियो दिखाए जो उसने इकट्ठा किए थे, ताकि वो खुद ही जज कर सके। उसने कहा कि या तो उसके हिसाब से कोई भी उस गिल्ड को कंट्रोल नहीं कर रहा या फिर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। एक क्लिप में पार्क ने आसानी से मॉन्स्टरों की भीड़ को वाइप कर दिया। दूसरी क्लिप में हीरो लिजर्ड किंग से लड़ता दिखा और उसे पहाड़ में फेंक दिया। हीरो हैरान होकर देख रहा था। अकीको ने कहा कि पार्क ईएफ रैंक डंजियन वाले के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। हीरो ने सहमति जताई, वो पावर ईएफ रैंक में फिट नहीं होती। अकीको ने कहा शायद पार्क इरेगुलर है, बिल्कुल हीरो की तरह। इससे हीरो ने सोचा, क्या अगर पार्क भी जाग गया हो और बस डेटाबेस में नहीं दिख रहा हो? अचानक सब समझ में आने लगा। क्या अगर पार्क भी रेग्रेसर हो, भविष्य के विलेन को एक गिल्ड में इकट्ठा करके टाइमलाइन बदल रहा हो? फिर जवाब ने उस जोर से धक्का मार दिया। पार्क भी भविष्य बदलना चाहता था। अगर यह सच है तो हीरो की पास्ट को रीराइट करने की प्लान डेंजर में पड़ सकती है। अकीको ने उसकी टेंशन देखी और पूछा कि वो ठीक है क्या। उसने गहरी सांस ली, अभी भी शेकन था। फिर उसने कहा कि वो अपोकैलिप्स के बाद वहां जाना चाहता है। वो हैरान रह गई और पूछी कि उसका मतलब क्या था। हीरो ने तुरंत कहा कि उसे अपने देश वापस जाना है। उसे पार्क से बात करनी थी, लेकिन अकीको ने उसे बताया कि अभी वो मुमकिन नहीं है। हीरो ने पूछा क्यों। पार्क के साथ वापस आते ही उसके गिल्ड के पास का पेड़ इतना बड़ा हो गया था कि हिरण और यहां तक कि हाथी भी पास में आ दिख रहे थे। शरणार्थियों ने उसके आसपास कैंपिंग शुरू कर दी थी और उस अनाथ को भी एक साधु ने अपना लिया था। लोग सभी जानवरों और ढेर सारे फल सब्जियों को देखकर दंग रह गए। बच्चों ने सेब देखे और पूछा कि क्या वे सच में खा सकते हैं। साधु ने उन्हें झील बनाने को कहा और बच्चे खुशी से चिल्लाए, इधर उधर तोड़ते हुए सब कुछ की ओर इशारा करने लगे। पोर्टल के पास रीबॉर्न डिपार्टमेंट ने एक बेस मॉड्यूल सेट अप किया। एक सैनिक ने रिपोर्ट किया कि 37 स्क्वाड, हर एक में 20 लोग डंजियन में 28 घंटे रहे, जबकि पार्क के गिल्ड ने इसे सिर्फ 2 और आधे घंटे में क्लियर कर दिया। एक और ने बताया कि गिल्ड की 8वीं रेड ने सिर्फ 11 मिनट ही ले लिए। गुस्से में मिसो ने सोचा कि इस रफ्तार से रोज 10 घंटे काम करने पर सब 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। तभी उसे समझ आया कि उन्होंने बहुत जल्दी सहमति बना ली थी। उसने बड़बड़ाया कि उन्हें डंजियन रन की संख्या को कैप करना चाहिए। इसी बीच यांग ने अपनी नई वेपन इन्फर्नल ब्लेड दिखाई और लड़कों में से एक ने कहा कि यह उसके साथ बिल्कुल फिट है।
पार्क ने कहा कि यह एक गिफ्ट है और पूछा कि क्या उसे पसंद आया। यांग ने खुशी से हाँ कहा। उसकी पुरानी तलवार पहले ही घिस चुकी थी। हैन ने जोड़ दिया कि ब्लेड अपनी असली पावर तभी दिखाएगा जब उसका यूजर बी रैंक तक पहुंच जाएगा, तब तक यह सेल्ड ही रहेगा। यांग मुस्कुराया, उनका धन्यवाद किया और वादा किया कि वह उस रैंक तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। फिर साधु ने पार्क को बताया कि उससे भी कुछ चाहिए। उसकी स्टाफ ज्यादा जोर से नहीं मार रही थी और उसे बेहतर क्रिट चांस वाला हथियार चाहिए था। झांग ने चुपके से हान से पूछा कि क्या वह वाकई में मोनक है। हान ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें लगा वो नन है? मोनक ने कहा कि उसे विंग्ड स्पीयर चाहिए, पर उसकी लेवल के कारण वो मुमकिन नहीं था। पार्क ने पूछा कि क्या वह उस धन मिलियन वाले की बात कर रहा है जो सीधे आ रैंक पर कूद गया था। एक चमक दिखाई दी और स्पीयर अचानक पार्क के हाथों में आ गया। सब लड़के एक साथ रिएक्ट कर गए। वो सच में वही लेजेंडरी विंग्ड स्पीयर था। पार्क ने उसे सौंपा और मोनक ने तुरंत घुमाकर बैलेंस चेक किया। मोनक ने जोर से धन्यवाद कहा और कहा कि वह इसे अनंत करसेज और दुश्मन के खून से चुकाएगा। जियोंग ने फिर से हान से पूछा कि वो कौन से करसेज थे और हान ने बताया कि मोनक नफरत भरे डिबफ्स में माहिर होते हैं। पार्क ने हान से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए, पर हान ने अपना राइफल उठाकर कहा कि उसे पहले ही काफी मिल गया है। फिर किसी ने पूछा कि पार्क की जमीन में हाथी क्यों घूम रहा है, पर पार्क को भी कोई पता नहीं था। जियोंग अभी भी सोच रहा था कि कैसे पागलपन है कि एक एफ रैंक ग्रुप ऐसे लेवल 4 डंजन्स में घूम रहा है। पार्क ने अपने भाई की ओर मुड़कर दवा के बारे में पूछा। जियोंग हैरान दिखा तो हान ने कहा कि अगर वे इसे लेने से इनकार करेंगे तो वह खुद उनके गले में धकेल देगा। जुनहो के हाथों में नीली चमकती ब्लेड्स दिखी, डार्क ऑरा में लिपटी और जांग झुका। जुनो हंसा और बोला, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसी बीच हीरो अभी भी इंतजार कर रहा था कि उसे घर क्यों नहीं जा सकता। अकीको ने बताया कि सभी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं, इसलिए कोरिया में पार्क तक पहुंचना असंभव है। हीरो को यह बात नहीं पता थी तो उसने पूछा कि ट्रेवल क्यों ब्लॉक हो गया। उसने अपने टैबलेट पर एक हेडलाइन दिखा दी, एक वायवर्ण अटैक ने पैसेंजर प्लेन को गिरा दिया था। अकीको ने कहा, आसमान ही नहीं और भी प्रॉब्लम है, सी रूट्स भी ब्लॉक हो चुके थे। उसने एक और आर्टिकल खोला जिसमें एक शिप ओशन में गायब हो गई थी। हीरो ने शॉक में पढ़ा और सोचा, वायवर्स पहले ही क्यों ब्रेक थ्रू कर गए। इसी बीच मिनिस्टर ने उसे कॉल किया। लाइन पर की आवाज बहुत इमरजेंट थी। अब उन्हें तुरंत मूव करना था। लेवल 7 डंजन खुल गया था। हीरो को यकीन नहीं हुआ, अकीको भी पूरी तरह से स्टंट थी। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो डंजन अगले 5 महीने तक नहीं दिखना चाहिए था। फोन को घूरते हुए हीरो ने समझा कि टाइमलाइन बदल गई है। उसने इसे अपने रिकॉर्ड से चेक किया। वायवर्न्स को अगले 3 महीने तक नहीं आना था और आर्मी को उनके साथ डील करने से पहले एक और महीना मिलना चाहिए था। अगर वो लेवल 7 डंजन जल्दी बंद नहीं हुआ तो वर्ल्ड फॉल अपार्ट हो जाएगा। उसने तय किया कि ये पार्क ही होना चाहिए। पार्क भी फ्यूचर से रिटर्न आया था और उसके आसपास के लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं, पर एक क्वेश्चन हमेशा उसके साथ रहा। सिर्फ एक टाइम स्टोन था। क्या पार्क भी 20 साल पीछे गया था या किसी और पॉइंट से आया था? क्या उसे वो चीजें पता थी जो हीरो अभी तक नहीं सीख पाया था? हीरो को पता था कि अब वह पार्क को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना था और अगर पार्क कुछ अलग चाहता है तो हीरो को मानवता के लिए उसे मारना पड़ेगा। वह अकीको की तरफ मुड़कर दृढ़ता से बोला, पहले हम लेवल 7 डंजन में जाएंगे। अकीको ने सहमति जताई और कहा कि वह पार्क के बारे में जानकारी इकट्ठा करती रहेगी। डंजन के अंदर पार्क ने मॉन्क को मॉन्स्टर्स इकट्ठा करने को कहा। मॉन्क एक बुल के पास गया, उसे मारना शुरू किया और फुसफुसाते हुए प्रार्थना की। हान दौड़ते हुए चिल्लाया कि उसे और ज्यादा मारो। चिल्लाहट और मॉन्क की स्टाफ की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। जांग को शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या ये लोग वाकई नहीं देख रहे थे ये कितना अजीब दिख रहा है? राइफल के साइड से झांकते हुए हान ने चेतावनी दी कि दुश्मन पास आ रहे हैं। टीम चुप हो गई और आगे देखती रही। हान ने चिल्लाया, 40 मीटर। जिन्होंने चुपचाप हंसते हुए अपनी ब्लेड्स निकाली। जांग ने अपनी तलवार तैयार की और हान ने कहा, 30 मीटर। फिर दुश्मन नजर में आए, भालों वाले लिजर्डमैन की भीड़। हान ने चिल्लाया कि एक और 25 सीधे उनकी ओर दौड़ रहे हैं। पार्क ने एक हाथ उठाया और स्पिरिट्स को बुलाया। वे मॉन्स्टर्स की ओर तेजी से दौड़े। दूसरे हाथ से उसने टॉर्नेडो कास्ट किया। लिजर्डमैन हवा में उड़ गए
और पानी के बीच गोल गोल घूमने लगे। हान ने एक ऐसे को स्पॉट किया जो बचकर निकल रहा था और तुरंत उस पर फायर कर दिया। शॉट एकदम परफेक्ट था और वो क्रीचर वही ढेर हो गया। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा कि उसके 13 पॉइंट्स हो गए हैं, पर तभी माहौल बदल गया क्योंकि और भी ज्यादा दुश्मन सामने आ गए। हान चिल्लाया कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैं। तभी मोंक ने ड्रैगन रप्चर यूज किया और एक विशाल नीले ड्रैगन ने मॉन्स्टर्स की एक और वेव को आसमान की तरफ उड़ा दिया, पर सबके सब ऊपर नहीं रुके। जैसे ही लाशें नीचे गिरने लगी, जुन्हो उन्हें चीरने के लिए आगे लपका। हान ने झांग की तरफ देखा और पूछा कि वो वहां स्टैच्यू बनकर क्यों खड़ा है। यही तो असली प्रॉब्लम थी। झांग एकदम फ्रीज हो गया था जब तक कि हान ने उसे टोककर होश में नहीं लाया। ढेर सारे और लिजर्डमैन वहां आ गए और ग्रुप को घूरने लगे। हान लगातार फायर करता रहा और चिल्लाया कि अब तो मर जाओ। जिन्होंने अपने डैगर्स से मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ा दी और क्लीन स्ट्राइक्स के साथ उनके हाथ काट दिए। तभी एक हान के बहुत करीब आ गया और उसके सिर पर भाले से वार किया। जेंग ने बीच में कूदकर भाले के 2 टुकड़े कर दिए और एक स्मूथ मोशन में उस मॉन्स्टर का सिर उड़ा दिया। हान मुस्कुराया और अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोला, पर जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि जेंग ने पहले ही उसके पीछे एक और दुश्मन का काम तमाम कर दिया है। तभी तुरंत एक दूसरा दुश्मन लपका और जेंग ने एक ही स्विंग में उसे काट डाला। हान ने सोचा कि इन्फर्नल ब्लेड वाकई अपना काम कर रहा है और जेंग को देखकर उसे रियलाइज हुआ कि ये बंदा अलग ही लेवल पर है। उसी पल झांग को अपना पास्ट याद आया। जब उसने सिला गिल्ड ज्वाइन करने की कोशिश की थी तो उसे लगा था कि कोई भी मेजर गिल्ड कभी किसी ई रैंक सोर्समैन को लेवल 4 डंजन में नहीं भेजेगा, पर पार्क का गिल्ड एकदम अलग था। तभी उसके सामने एक विशाल लिजर्ड मैन आया और झांग ने उसके चेहरे पर लगा मास्क नोटिस किया। वो लिजर्डमैन किंग था। जुन्हो पीछे से आया और उसका हाथ काट दिया। झांग ने अपनी पूरी ताकत अपनी तलवार में झोंक दी और चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और एक खूंखार वार से उस मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ा दिए। किंग की बॉडी से खून टपकते देख पूरा ग्रुप सन रह गया, पर झांग खुद सबसे ज्यादा शौक में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने लिजर्डमैन किंग को एक ही वार में ढेर कर दिया। हान ने फिर ड्रामेबाजी करते हुए अपनी भड़ास निकाली। क्या उसे वाकई इसे इतनी जल्दी मारना था? एक भरते हुए उसने कहा कि अब उन्हें फिर से वो सारे ब्लड क्रिस्टल्स पीछे छोड़ने पड़ेंगे। पहले तो यांग को समझ नहीं आया कि हान इतना अपसेट क्यों है, पर फिर हान ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी और कहा कि वो बस जोश में बह गया था। उनके पास एक पोर्टल खुला और एक आवाज ने अनाउंस किया कि इससे बंद होने में 5 मिनट बचे हैं। पार्क ने सबको बाहर निकलने को कहा और पूरा ग्रुप पोर्टल की तरफ चल दिया। हान ने मायूसी से पीछे देखा और बोला कि वो 400 मिलियन की कीमत के क्रिस्टल्स पीछे छोड़ रहे हैं। जिन्होंने उससे कहा कि इसे भूल जाओ, हम बाद में वापस आ सकते हैं। अभी भी भूखा होने की वजह से हान ने कहा कि उसे फिश कैक्स खाने हैं और जुन्हो को भी साथ चलने को कहा। जब वो बातें कर रहे थे, किसी ने नोटिस नहीं किया कि मोंक पीछे छूट रहा है। उसे पसीना आ रहा था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसके पैर का जख्म और भी खराब होता जा रहा था। कहीं और एक दूसरी टीम डंजन की सफाई कर रही थी। हेडक्वार्टर में एक सोल्जर ने ग्रुप 2 से अपडेट मांगा। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने सेक्टर 3 का 30% एरिया कवर कर लिया है और अगर पार्क को कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता तो वो उसे मार्क कर देता। उन्होंने गुफा की ड्राइंग्स चेक करने का काम भी खत्म कर लिया था और अब अगले सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक दूसरे सोल्जर ने रेडियो पर मैसेज दिया। 4 बजे की डायरेक्शन में बेस से 70 मीटर दूर 6 टारगेट्स दिखे हैं। सफेद बालों वाले आदमी ने यह सुना और 2 सोल्जर्स को उन्हें चुपचाप खत्म करके क्रिस्टल्स कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया। फिर उसने बेस पर कांटेक्ट किया और पूछा कि लिजर्डमैन किंग कहां है। ऑपरेटर ने बताया कि रिकॉन टीम ने उसे सेक्टर 12 तक ट्रैक किया है। आदमी ने एक ठंडी भरी अपनी कॉफी नीचे रखी और बुदबुदाया कि यह डंजन बहुत ही स्लो है। वो सोचने लगा कि आखिर उन्हें कब कुछ ढंग का मिलेगा। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसे टोक दिया और वो मुड़ा। एक और सोल्जर भागते हुए अंदर आया और रिपोर्ट दी कि 70 मीटर की दूरी से 8 लिजर्डमैन बेस की तरफ आ रहे हैं। वो आदमी एकदम शांत रहा और पूछा कि क्या मॉन्स्टर्स ने उन्हें देख लिया है। उसने एक नजर घुमाई और देखा कि झाड़ियों में एक लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी। रिमोट पकड़ते हुए उसने वार्निंग दी कि अगर वो और करीब आए तो धमाके से उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। तभी उसके चेहरे पर कोई चिपचिपी चीज टपकी।
उसने ऊपर देखा तो पाया कि लिजर्डमैन किंग ठीक उसके ऊपर छत से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त टीम लगातार लिजर्डमैन को मार रही थी और उनकी बॉडी से ब्लड क्रिस्टल्स निकल रही थी। तभी उन्हें दूर से एक शोर सुनाई दिया और उन्होंने तुरंत रेडियो पर पूछा कि क्या हुआ। जवाब फौरन आया कि बेस पर अटैक हो गया है। उन्हें अब उसका बचाव करना था, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, हेडक्वार्टर में एक जोरदार धमाका हुआ। कैप्टन ने गाली दी और धमाके की तरफ तेजी से भागा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े और भी लिजर्डमैन ग्रुप पर टूट पड़े, पर कैप्टन ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और लड़ने के लिए रेडी हो गया। उसने बड़ी आसानी से उन्हें चीर दिया और तबाह हुए बेस की तरफ रास्ता बना लिया। वो चिल्लाया कि सब लोग भागो। उनके पास अभी भी टाइम था, पर ज्यादा नहीं। लैंडिंग जोन के ऊपर यूनिट 700 और 7A के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स पूरी बैटल पर नजर रख रहे थे। इन्फेक्टेड लोगों की एक और लहर सोल्जर्स की तरफ बढ़ी। एक आदमी ने नोटिस किया कि ज़ॉम्बीज पीछे हट रहे हैं, जबकि दूसरा चिल्लाया कि जख्मियों को तुरंत एयरलिफ्ट करके बाहर निकालना होगा। सैनिकों ने इन्फेक्टेड लोगों को भागने से रोकने की कोशिश की और हर हिलती हुई चीज पर फायरिंग शुरू कर दी। जिनवू के बेटे ने चोई को बताया कि उन्हें एक एयर मिशन के दौरान SOS सिग्नल मिला था और वो बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गए। चोई ने कहा कि वो SDS ग्रुप से मिलने ही वाले थे, पर उस नौजवान ने समझाया कि CDC पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। उन्हें एक साथ 5 लेवल 2 डंजन्स को हैंडल करना था। अचानक सबने ऊपर देखा, एक आग का गोला सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। वो जोर से टकराया, हेलीकॉप्टर हवा में ही फट गया और उसका मलबा नीचे गिरने लगा, जिसे देखकर सोल्जर्स सन्न रह गए। तभी पेड़ों के पीछे से एक विशाल क्रीचर बाहर आया और हर तरफ आग के गोले बरसाने लगा। वापस बेस पर एक सोल्जर डार्क स्क्रीन के सामने खड़ा था और उसने मिसो को बताया कि यह उस सोल्जर द्वारा भेजा गया आखिरी फुटेज है जो रियल टाइम डेटा भेज सकता था। मिसो ने पूछा कि क्या इससे कुछ पता चला, पर जवाब ना में था। उन्होंने कहा कि एरिया पूरी तरह साफ होने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। अपना सब्र खोते हुए उसने पूछा कि आखिर ग्रुप्स ने रास्ता क्यों बदला और वो वहां कैसे पहुंच गए। सोल्जर्स समझाने लगे कि इंस्ट्रक्टर्स को लगा ये कोई गलती थी, पर मिसो भड़क गई और पूछा कि किसने किसी को ज़ोंबी रेड जोन में जाने की परमिशन दी। उसने कसम खाई कि अगर वो बेवकूफ जिंदा वापस आया तो वो खुद उससे निपट लेगी। उसने कॉल करने की कोशिश की, पर सिर्फ ये मैसेज आया कि फोन बंद है। एक लंबी भरते हुए उसने सोचा कि चोई को आखिर क्या बीमारी है और ये सब हमेशा उसी के साथ क्यों होता है। इस बीच जिस फोन पर वो ट्राई कर रही थी वो खून से लथपथ होकर जमीन पर टूटा पड़ा था। डंजन बेस पर वापस चले तो हर तरफ रायता फैला हुआ था, टूटे फूटे गियर्स और चारों ओर बस खून ही खून था। एक सोल्जर जिसका एक हाथ गायब था, लड़खड़ाते हुए काम चलाओ हेडक्वार्टर से बाहर निकला और अपनी चीख दबाने की कोशिश करने लगा। उसके पीछे लिजर्डमैन किंग किसी तूफान की तरह उसकी तरफ झपटा। उसने सोल्जर को बड़ी आसानी से पकड़ लिया और अपने पंजे से नीचे दे मारा, पर वो जवान सोल्जर इसी पल का वेट कर रहा था। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने अपने रिमोट का लाल बटन दबा दिया। लिजर्डमैन किंग मुड़ा। उससे खतरे का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी आग के गोलों में बदल गई और सबकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। तभी वो ककाशी जैसे बालों वाला कैप्टन और उसकी टीम तबाह हो चुके हेडक्वार्टर पहुंचे और जमीन पर किंग का सिर देखकर सन्न रह गए। एक सोल्जर ने रिपोर्ट दी कि 120 मीटर की दूरी पर एक पोर्टल खुला है और वो 10 मिनट में बंद हो जाएगा। चिढ़कर कैप्टन बुदबुदाया कि ये तो पूरी तरह से बेइज्जती वाली बात है। इसी बीच राजधानी के डिफेंस हेडक्वार्टर में मिसो गाड़ी चला रही थी जब उसके हेडसेट पर एक कॉल आई। एक सोल्जर ने उसे बताया कि पहला ग्रुप वापस आ गया है, पर 2 लोग मारे जा चुके हैं और 2 बुरी तरह जख्मी हैं। मिसो दंग रह गई। एक लेवल 4 डंजन इतना ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? सार्जेंट ने समझाया कि वो 2 टीमों में बट गए थे, एक बैटल के लिए और एक रिकॉन के लिए, और 2 घंटे बाद वापस अंदर जाने का प्लान था। मिसो ने उनसे कहा कि इसे अभी टाल दे। उसे पहले रीइंफोर्समेंट्स यानी और सैनिकों की जरूरत थी। उसने पूछा कि बाकी ग्रुप्स क्या कर रहे हैं। जवाब सिंपल था, हर कोई इनकर्जन पर गया हुआ था। उसने पूछा कि क्या उन्हें कुछ कीमती मिला है, पर सोल्जर्स ने कहा कि वो बेस बचाने में ही बहुत बिजी थे। एक चीज के अलावा कोई दूसरा मेजर अपडेट नहीं था। उन्होंने टाइम डिस्टॉर्शन को कंफर्म किया। ग्रुप 1 ने अंदर 48 घंटे बिताए, पर बाहर सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे थे।
मिसो को याद आया कि जब वो डंजन में एंटर हुई थी तो अंदर टाइम दोगुनी तेजी से चल रहा था। पार्क 10 साल के लिए गायब हुआ था, जिसका मतलब है कि उसने वहां 20 साल बिताए। उसे याद आया कि पार्क ने कहा था कि ताकतवर बनने के लिए 1000 साल की ट्रेनिंग लगती है। अब उसे समझ आया, अगर ये सच था तो उसने असली दुनिया के हिसाब से 500 साल तक ट्रेनिंग की होगी। कोई डंजन में 1000 साल तक कैसे सरवाइव कर सकता है? उसने जोर से कहा कि पार्क का गिल्ड बहुत आगे निकल चुका है। भले ही और मर्सिनरीज आ जाएं, फिर भी वो इतनी आसानी से उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे सोल्जर ने कंफर्म किया कि पार्क की टीम ने सिर्फ 7 घंटों में 50 बार डंजन क्लियर कर लिया है और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि वो आइलैंड डंजन छोड़ रहे हैं। उनका अगला स्टॉप अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए अवेकन डिपार्टमेंट था। मिसो दंग रह गई, वो इतनी जल्दी निकल भी रहे थे और उसी वक्त जुनहो गाड़ी चला रहा था। उसके स्टेट्स बढ़ गए थे और बाकी सब पीछे सो रहे थे। सबका लेवल अप भी हो चुका था। पार्क ने जैंग की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो थक गया है।